अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग तमाम देखने वालों को सिटी एट 10 में खुशामदीद। मैं हूं आपकी मेजबान ज़ीनत सरफराज और आजकल तो है बड़ी खुशी का माहौल, क्योंकि हर तरफ सब हिलाली परचम की बहार है। हर तरफ हमें जो है वो बाहर जब घर से निकलते हैं तो सर लहलहाते हुए झंडे दिखाई दे रहे हैं, स्टॉल्स बड़े खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं। आज भी मैं आ रही थी ऑफिस के लिए तो मैं देख रही थी कि सुबह सवेरे से ही स्टॉल्स पर बच्चों का रश भी है और साथ ही साथ जो है तैयारियां बड़ी अरूज पर हैं और बड़ा अच्छा लगता है कि जब भी कोई इवेंट आता है और इस तरह से हम उसे मिलकर सेलिब्रेट करते हैं। तो इन सब चीज़ों की सेलिब्रेशन के साथ साथ ये भी ख्याल रखें कि अगर आपके इर्द गिर्द में किसी को आपकी मदद की ज़रूरत है तो वो भी ज़रूर किया करें। आजकल हालात थोड़े मुश्किल हैं, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो कोशिश करें कि आपको अगर आपके गिरदो नवा में कोई ऐसी फैमिलीज़, कोई ऐसे बच्चे या कोई ऐसा इंसान दिखाई देता है जिसे आपकी मदद की ज़रूरत है तो उसकी ज़रूर मदद किया करें, क्योंकि मदद करने से आप किसी के लिए आसानी पैदा करते हैं तो अल्लाह ताला की ज़ात आपके लिए आसानी पैदा करती है। और हमेशा कोशिश किया करें कि आपकी ज़ात से किसी को कोई दुख, कोई तकलीफ ना पहुंचे, आपके बोले हुए अल्फाज किसी के लिए दिल आज़ारी का बायस नहीं बने। तो हमेशा से छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखते हुए हम अपने लिए और दूसरों के लिए बहुत सारी आसानियां पैदा कर सकते हैं। इसी अच्छे नोट के साथ आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि फैसलाबाद का मौसम कैसा है। उसके लिए हमें चलना पड़ेगा हमारे सेगमेंट टुडेज़ वेदर की जानिब। फैसलाबाद के मौसम पर नजर डालें तो आज ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर 39 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम टेम्परेचर 29 डिग्री सेंटीग्रेड है। हम पता नहीं, आजकल तो मौसम का कुछ पता ही नहीं चलता है, कभी तो एकदम से शदीद बारिश होने लग जाती है और कभी धूप निकल आती है। 2-3 दिन से काफी मौसम बड़ा खुशगवार था, लेकिन आज सुबह सवेरे से ही थोड़ी सी गर्मी का एहसास ज्यादा बढ़ गया है, थोड़ी तपिश महसूस हो रही है। वरना अगर तो नमी का तनासब हवा में इतना ज्यादा बढ़ गया कि हवा चलती रहे तो आपको बड़ा ठंडक का एहसास रहता है, लेकिन हब्स की वजह से जैसे मॉनसून का मौसम जाएगा और उसके बाद एक्सपेक्टेड है कि मौसम खासा बेहतर हो जाएगा। लेकिन आजकल इस तरह से है कि आपको सूरज भी दिखाई देता है, सूरज के साथ बादल भी दिखाई देते हैं। तो ये सूरज और बादल की जो आंख मिचोली का सिलसिला है ये बड़ा खूबसूरत है, क्योंकि कभी बिन बुलाए मेहमान की तरह कहीं बरस जाते हैं और कहीं पे आपको धूप दिखाई देती है। तो आपने अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। मौसम की तब्दीलियां सबसे पहले हमारी सेहत को मुतासिर करती हैं। पानी का मुनासिब इस्तेमाल किया करें और बहुत ठंडे पानी से थोड़ा सा गुरेज करें ताकि आपकी बॉडी पर किसी भी तरह के असरात मुरतब नहीं हो, आपकी तबीयत खराब नहीं हो। बच्चों का बहुत ख्याल रखें, क्योंकि दोबारा से स्कूल का आगाज हो रहा है तो ऐसा ना हो कि बच्चे बीमार हो जाएं या किसी भी तरह से उनको कोई प्रॉब्लम हो। बच्चों का, बड़ों का, सबका ख्याल रखें, खुश रहें। और आज़ादी का मौसम है, आज़ादी का महीना है, तो इस आज़ादी की सेलिब्रेशन में अपना जितना कंट्रीब्यूशन हो सकता है करें। और बच्चों को ये ज़रूर बताएं कि हमारे बड़ों ने ये मुल्क कितनी कुर्बानियों के साथ, कितनी जद्दोजहद के बाद इसको हासिल किया है। हर तरफ सब रंग तो हमें दिखाई दे रहा है, जैसे मैं पहले भी बात कर रही थी। और बड़ी एक मजेदार सी हमारे भी बचपन की बड़ी यादें होती थी कि पूरे गली के कुछ लड़के या कुछ बच्चे मिलकर पैसे जमा किया करते थे, फिर गलियों को सजाया करते थे, स्टॉल्स लगते थे, हर तरफ मिली नगमों की बहार होती थी। लाउड स्पीकर पर जो है बड़ी जोशो खरोश, और वो मिली नगमे ऐसे होते थे कि आपके अंदर एक नया वलवला, एक नया जोश पैदा कर देते थे और आपको पता चलता था कि आपके अंदर जो वो एक अपने वतन को लेकर जो मोहब्बत थी, जो उसका जज्बा था, वो आपको महसूस होने लगता था। तो ये सारी चीजें और वक्त के साथ साथ इसमें कितनी तब्दीली आई है। और आजकल क्योंकि महंगाई बहुत ज्यादा है, तो क्या गुज़िश्ता सालों की तरह पाकिस्तानी इस साल भी उसी जोशो जज्बे के साथ आज़ादी मनाएंगे और यौम आज़ादी को सेलिब्रेट करेंगे, या फिर अब हमें कुछ तब्दीली दिखाई दी है? बाजारों में कितना रश है, और क्योंकि कुछ कॉलेजेस वगैरह खुल भी चुके हैं, कहीं पे एडमिशन जारी हैं, स्कूल्स भी खुल रहे हैं, तो स्कूल और कॉलेजेस में कैसी तकरीबात होंगी और ओवरऑल हमारा हर डिपार्टमेंट पाकिस्तान का, हर शहरी पाकिस्तान का हर फर्द जो है वो किस तरह से यौम आज़ादी मनाएगा, इसी हवाले से हम बात करेंगे। हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रिपोर्टर जहांगीर अशरफ और उनके साथ रिपोर्टर मरियम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप दोनों? आप दोनों के अंदर मुझे जोशो जज्बा उतना दिखाई नहीं दे रहा जितना यौम आज़ादी को ले का सोच के होना चाहिए। होगा। नहीं, मुझे नहीं लगता जहांगीर कि किसी एक दिन को सोच के हमारे अंदर वो जज्बा होना चाहिए। और माहौल जिस तरह से वो तो आपको वैसे एक्साइटमेंट आपकी बढ़ा देता है। अच्छा, वैसे अलमिया यही है कि हमारे यहाँ जो जोशो खरोश वो मखसूस दिनों के लिए होता है। हम आम दिनों में वैसे नहीं होते। जैसे कहा जाता है ना कि जैसे कोई एक दिन है उसको बनाने के लिए कोई एक दिन मखसूस नहीं, हर दिन उस जब अगर पाकिस्तान से मोहब्बत है ये 365 दिनों में होनी चाहिए, सिर्फ एक दिन नहीं होना चाहिए ना। आपकी एनर्जी तो महंगाई ने तो नहीं कहीं डाउन कर दी है कि बेगम की और बच्चों की लंबी सी फरमाइश आ गई हो, लिस्ट लेकर जेब में घूम रहे हो? कल परसों एक मैं फेसबुक पे सर्वे पढ़ रहा था कि 75% लोग जो है वो उनका एक्सपेंस जो है वो बढ़ चुका है उनकी सैलरी से। तो इसका मतलब कि पाकिस्तान में इस वक्त 75% लोग वो हैं जो
उनके लिए डे टू डे मैटर निपटाना मुश्किल हो गया है। तो ये एक बहुत बड़ी वजह है कि आपको उतनी गहमा गहमी, उतना रश, उतना जोशो खरोश नजर नहीं आ रहा। आप किसी भी बाजार में चले जाए, खरीदारी तो हो रही है लेकिन उस तरह से नहीं है जिस तरह आप भी बात करी थी, गली मोहल्ले सजा देना सारा, वो इस बार थोड़ा कम नजर आ रहा है। हमें ये देखना होगा कि वाकई हमारे जो इर्द गिर्द लोग हैं उनकी, अगर वो कहे ना कि 2 वक्त की रोटी पूरी नहीं हो रही तो क्या वो जश्न मनाएंगे, क्या आज़ादियाँ मनाएंगे। तो हमारे यहाँ इस वक्त एक बहुत ही एक मिला जुला सा है, एक्साइटमेंट वो उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए थी या होती है। तो ये अदरवाइज तो पाकिस्तान से मोहब्बत की बात करें तो ये कोई एक दिन मखसूस तो नहीं है। तो हमें हर वक्त हमारे दिलो जान में होना चाहिए कि हम पाकिस्तान की तामीर और तरक्की के लिए अपना किरदार अदा करें और कोई ऐसा काम ना करें जिसकी वजह से पाकिस्तान डिफेम हो या ओवरऑल हमारा इमेज जो है वो नेगेटिव जाए पूरी दुनिया में। वैसे भी अभी तो बड़ी खुशी की बात भी है कि हमारे पास गोल्ड मेडल भी है ओलंपिक्स की सूरत में, और उसके साथ हम अपनी आज़ादी मनाएंगे जो कि इस खुशी को और भी ज्यादा दुबाला करता है। तो मरीम, आप क्या देख रहे हैं कि फैसलाबाद के बासी इस साल किस तरह से यौम आज़ादी मनाएंगे और बाजारों में कितना रश दिखाई दे रहा है? सिर्फ आके विंडो शॉपिंग हो रही है, जो रश नजर आ रहा है वो खरीदारी भी उसी तरह से कर रहे हैं जैसे गुज़िश्ता सालों में होती रही है? अच्छा जीनत, एक जुमला कहा जाता है कि जो ईद के लिए ज्यादातर ये इस्तेमाल होता है कि ईद तो सिर्फ बच्चों की होती है। तो ये वही वाला हिसाब है कि अब 14 अगस्त का दिन जो है वो ज्यादा बच्चों की तरफ उनकी अटेंशन बच्चों की ज्यादा होती है कि हमने शॉपिंग करनी है, हमने ये लेना है, वो लेना है। तो आप कह लें कि ज्यादा बच्चे इस चीज के अंदर हमें इन नजर आते हैं कि इनकी खरीदारी जो है वो की जाए। उनकी टोपियां हैं, बैजेस हैं, दीगर चीजें। खुद भी जाएं तो हमीरपुर बाजार के अंदर इतने बड़े बड़े स्टॉल्स लगे हुए हैं कि वहां पर काफी ऐसी चीजें जो बच्चों को भी अट्रैक्ट करती है और जो बड़े वहां उनको शॉपिंग करवा रहे थे वो भी अट्रैक्ट हो रहे थे। और वो उस वक्त पे अपनी 14 अगस्त जैसे वो अपना दिन उस तरह मनाया करते थे, वो उसको याद करते हैं। उस वक्त में शायद कुछ और तरह के दिन थे, अब जरा और तरह के दिन हैं। अब हमने उनको उस तरह से मनाना छोड़ दिया जैसे हम पहले मनाया करते थे। जिस तरह से आपने बात की कि बच्चों का और लोगों का इंटरेस्ट कितना नजर आ रहा है इसके अंदर, बच्चों का इंटरेस्ट ज्यादा है, लोगों का इंटरेस्ट नहीं नजर आ रहा। वो तो वही बड़ी बात है कि महंगाई की वजह से खासे परेशान है और वो यही कहते हैं कि बच्चे जिद करते हैं और बच्चों की वजह से हम बाजार में आते हैं। जब हमारी 14 अगस्त होती थी तो हमें याद है कि उस टाइम पे 2 से 3 दिन पहले घर के अंदर झंडियां जो थी, कुछ जो कागज की होती थी, अब तो प्लास्टिक की आ गई ना, वो शायद उनका वो मजा ना है। जो कागज की झंडी का जो है वो अच्छा लगता था, वो तो वो कलरफुल जो है वो घर में सजाई जाती थी और बड़े खूबसूरती से कि वो दिन इतना एक्साइटमेंट वाला होता था, ऐसा लगता था कि पता नहीं ईद ही है हमारे सबके लिए। और आपके बच्चों के लिए शायद उस तरह से नहीं है, शायद उनको अभी नॉलेज भी नहीं होगी उस तरह से। और सबसे इम्पोर्टेंटली कि जिन्होंने हमारे पाकिस्तान को आज़ाद किया, ये पूरी तहरीक चली कायदे आज़म से लेके उनसे पीछे भी जो लोग यहाँ पे काम करते रहे, उनके लिए वो दिन जितना खास था शायद हम उसकी अहमियत को अभी तक नहीं समझ सकते। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि और झंडियों की मरियम बात कर रही थी तो मेरे माइंड में आ रहा था कि आज जैसे मैं ऑफिस में एंटर हुई तो हमारे ऑफिस में झंडियां लगी हुई हैं और इतनी खूबसूरत लग रही हैं और उसको देखते ही मेरे चेहरे पे एक मुस्कुराहट आ गई। मतलब कि आपको वो एहसास आता है और आपकी एकदम से सारी मेमोरीज रिकॉल हो जाती हैं। मेमोरीज की बात करें तो जहांगीर, आपकी भी कोई बचपन की मेमोरी है इन सब चीजों को लेकर कि आप कैसे घर को सजाते थे और क्या आप गली को इन लड़कों में शामिल था जो घर घर से जाके पैसे लेकर पूरी गली को सजाते थे या नहीं? अच्छा, मैं उनमें शामिल नहीं था। आप सिर्फ पैसे देने वाले थे? अच्छा, मैं शुरू में सोशल नहीं था। जब तक हम स्कूल कॉलेज लाइफ में थे मैं इतना सोशल नहीं था। ये मीडिया ज्वाइन करने के बाद सोशल हुआ और मेरी फैमिली के लोग आज भी समझते कि जहांगीर उतना सोशल नहीं है, इसको कोई नहीं जानता होगा। तो क्योंकि उनके साथ इंटरेक्शन मेरा बहुत कम है, तो जब तक स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी रही मैं बिल्कुल सोशल नहीं था, अपने काम से काम और बस सिर्फ स्कूल और घर और कॉलेज। और तो इसलिए मैं इन तरह की एक्टिविटीज़ में गली मोहल्ले में सिर्फ हम क्रिकेट खेला करते थे गली मोहल्ले में या ग्राउंड में जाके। अदरवाइज उसके अलावा इस तरह की एक्टिविटीज़ में बहुत कम पार्टिसिपेट। लेकिन घर में झंडा लगाना या घर में थोड़ी कमरे में झंडियाँ लगा लेनी, सहन में लगा लेनी, वो हम करते थे अपने घर की हद तक। तो ओवरऑल हमारी गली में लगती थी झंडियाँ। और अच्छा, वो गली मोहल्ले वाला ट्रेंड खत्म हो गया है। इसके पीछे की क्या वजह आप समझते हैं कि हम बच्चों में ये अपनी तमाम जितना कल्चर है उसको अच्छे से ट्रांसफर नहीं कर पा रहे? इसकी सबसे बड़ी वजह है जॉइंट फैमिली। हमारा वो जॉइंट फैमिली कम होती जा रही है, खत्म होती जा रही है। अब जहां पर देखें हमारे बहुत सारी आबादियां अब ऐसी हैं इस वक्त में कि आप अपने हमसाये को नहीं जानते यहाँ कौन रह रहा है। ठीक है, गली मोहल्ले को जाना तो बहुत दूर की बात है। हमारे पहले जब आबाई इलाका था वहाँ पूरे मोहल्ले को जानते थे कि कौन है, किस गली में कौन रहता है, कौन है। तो अब तो आपको हमसाये का नहीं पता होता कि मेरे दाएं बाएं कौन रह रहा है।
तो बहुत सारी आबादियां इस वजह से अब वो ट्रेंड खत्म होता जा रहा है कि आप पैसे इकट्ठे करें और कहीं गली में लगाएं, अब वो खत्म होता जा रहा है। अब सिर्फ अपने घर में परचम लहरा दिया और झंडियां लगा ली। वो भी आपको अगर मैं कहूं कि आप देखें तो आपको हर घर में परचम नहीं नजर आएगा, हर घर में। वरना पहले सबकी कोशिश होती थी मरियम के घर पे सबसे बुलंद परचम, एक बड़ा सा आप अपना स्टिक लो और उस पे अपना परचम लगाओ एंड फिर आप उसको लहलाओ, और ये बड़ा एक खूबसूरत चीज होती थी हर घर पे। आपको चीज ऐड करूंगी कि हम अगर 10 साल पीछे चले जाएं तो कई ऐसे फैसलाबाद की कई ऐसी गलियां और मोहल्ले थे जो कि खासे मशहूर थे, उनके दरमियान कंपटीशन होता था कि सबसे खूबसूरत गली जो है वो कौन सजाएगा, कोई कैसे सजाए। और आप यकीन करें कि वो इतनी खूबसूरत होती थी, फाउंडेशन और डिफरेंट चीजें ऐसी लगाई जाती थी कि लोग हैरान होते थे और उनकी कंपटीशन में वो फिर जीतते भी थे। एक वो ग्लिटर से चमकदार सा मेरे जहन में आया, वो एक रिबन सा भी होता था, आप पूरे झंडियां भी लगाते थे एंड देन वो रिबन भी लगते थे। तो इस तरह की बड़ी काफी इंटरेस्टिंग होता था और लोग उनको देखने के लिए दूर दूर से आते थे। और इसके अंदर ठीक है आपके पैसे भी लगते थे, लेकिन सबसे बड़ी चीज ये थी कि आपको एहसास होता था कि वो दिन की इंपॉर्टेंस क्या है। आपको पता चलता था कि जैसे आपने तिनका तिनका करके इस गली को सजाया है, तो उसी तरह से हमारे बड़ों ने एक तिनके तिनका जोड़ के इस पूरे मुल्क को इकट्ठा किया और उसको और बच्चों को ये चीज मेमोराइज करवाने के लिए डिफरेंट तरह के टैबलोज भी टीवी पर आया करते थे और सुबह सवेरे से तकरीब का भी और मिली नगमे, और बल्कि जैसे अगस्त का मंथ स्टार्ट होता था तो हमें हर तरफ वो मिली नगमे सुनाई देते थे, जो कि अभी तक मुझे किसी गली मोहल्ले से किसी बाजार से गुजरते हुए सुनाई नहीं दिए। तो ये छोटी छोटी सी चीजें जो कि हमारे माहौल को बड़ी खूबसूरत जहांगीर बनाती हैं, इसकी कहीं ना कहीं अपना वजूद खोती चली जा रही है। अच्छा, इसमें जो तरबियत का एलिमेंट है ना हमारे तालीमी इदारों में, मैं समझता हूँ वो ख़त्म ना भी हुआ हो तो कम ज़रूर हुआ। तो क्योंकि मार नहीं प्यार का जब से कल्चर स्कूल में आया है ना, तो टीचर खुद बच्चों को कुछ कहने से समझाने से पीछे हट गए। अब ये गवर्नमेंट को और पेरेंट्स को और टीचर्स को समझना चाहिए कि हम बच्चों की तरबियत से पीछे ना हटें, किसी ना किसी हद तक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अदा करते रहें। टीचर से बात की जाए तो वो कहता है जनाब कि हमें तो बच्चे को मारना तो दूर, उसको सख्त नज़रों से देखने की इजाज़त नहीं है। कि वो शिकायत आए थे कि बच्चे को जी गुस्से से देखा गया है, बच्चे को नफ्सियाती तौर पर हरासा किया गया है। मतलब इस तरह की बाकायदा तौर पर गवर्नमेंट ने ममानियत लगा दी कि बच्चे को आपने ऐसे देखना भी नहीं है कि बच्चा डर जाए, और वो कान पकड़ना, और इवन कोई किसी को थपकी भी नहीं अब देता। वो कहता है कि ये ना कहे कि मुझे मारा है। तो अब इतना ज्यादा डर और वो पैनिक का माहौल है स्कूल में कि बच्चों को मैं समझता हूँ कि टीचर ने समझाना छोड़ दिया। उसने कहा ये किताब है। आपकी थपकी से मुझे मजेदार सी बात याद आई कि हमारे स्कूल्स में ना बच्चे ये कहते थे जहाँ पे आपके टीचर्स का आपको थप्पड़ पड़ेगा या स्टिक पड़ेगी ना, वहाँ जहन्नम की आग नहीं आपको छुएगी। तो ये बड़े मजेदार सी स्टेटमेंट्स होती थी और इस तरह की बड़ी सारी स्टेटमेंट्स बच्चों ने बनाई होती थी। स्कूल्स और कॉलेजेस में किस तरह से यौम आज़ादी का दिन मनाया जाएगा, क्या तकरीब होंगी, इस हवाले से हम बात करेंगे, लेकिन राइट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक टू आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एफएम। यौम आज़ादी के दिन में सिर्फ एक दिन रह गया, आज का दिन है, और कल जो है वो हम जोश व जज्बे के साथ इस दिन को सेलिब्रेट करेंगे। हर कोई अपने अंदाज से इसको सेलिब्रेट करता है। ख़वातीन में, लड़कियों में ये बड़ा होता है कि वो उस तरह से अटायर डिज़ाइन करें, चूड़ियाँ लें, झुमकियाँ लें, खूबसूरत सा फुटवेयर उनका होना चाहिए। और आजकल सेल्फीज़ का बड़ा दौर है, तो अच्छे अच्छे से फ़ोटोज़ आप क्लिक करो इंस्टाग्राम पे और डिफरेंट तरह की ऐप्स से अपलोड करो, फिर आप स्टेटस लगाते हो। घरों पर ख़वातीन को होता है कि खाने बनाए जाएं और उसमें सब्ज रंग का इस्तेमाल किया जाए। तो ये बड़ी हर किसी के इसको सेलिब्रेट करने का अपना अंदाज होता है। बच्चे ड्राइंग करते हैं। स्कूल्स और कॉलेजेस की बात करें तो वहाँ पे स्पीचेस, डिबेट और टैबलो, इस तरह की मुख्तलिफ एक्टिविटीज हो रही हैं। तो इस साल स्कूल और कॉलेजेस के स्टूडेंट्स किस तरह से इसे सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्योंकि दोबारा से स्कूल्स भी ओपन होने वाले हैं। अगर छुट्टियों में 1-2 दिन रह भी जाए तब भी स्पेशली बच्चों को स्कूल बुलाया जाता है, उनको तैयारी करवाई जाती है और फिर एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो जहांगीर, किस तरह से स्टूडेंट्स किस तरह से इस दिन को सेलिब्रेट करेंगे? कल के रोज में हमने फैसलाबाद के स्कूल्स और कॉलेजेस में किस तरह की तकरीबात दिखाई देंगी, और इस साल क्या उसी तरह से इसको सेलिब्रेट किया जाएगा जैसे पिछले सालों में किया जा रहा है, या थोड़ा सा कुछ आप इसमें तब्दीली देख रहे हैं? अच्छा, इसमें गवर्नमेंट की तरफ से लेटर तो जारी किए जाते हैं हर साल, और इस साल भी जारी किया गया कि गवर्नमेंट के स्कूल्स और कॉलेजेस में इस तरह की तकरीबात रखी जाएँ, तकरीरें, मुकाबले हों, मिली नगमे बच्चे आकर पढ़ें। लेकिन इसकी तादाद मैं समझता हूँ कि जितने हमारे स्कूल हैं वहाँ सब में ये एक्टिविटी नज़र नहीं आ रही। अब होता क्या है कि गवर्नमेंट क्या करती है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक बड़ा कोई स्कूल देखकर वहाँ पर कुछ स्कूलों को इकट्ठा करके, ताकि थोड़ा सा रश भी हो जाए,
तो एक आधी तकरीब तो बड़े लेवल पर हो जाती है 14 अगस्त की। अच्छा, वो भी अब जब डीसी या कमिश्नर कहेगा कि हमने फलान जगह पे मरकजी तकरीब करनी है, तो वहाँ भी जो सीईओ एजुकेशन और बाकी कुछ वो मजबूर हो जाते हैं कि अपने बच्चों को उठा के वहाँ ले जाएं। तो अपनी तकरीब एजुकेशन डिपार्टमेंट की इतनी अहम नहीं रह जाती जब वो अपने बच्चों को उठाकर भी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के, जहाँ पर बाकी तमाम महकमों के 25-30 महकमों के और भी लोग आए होते हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि जो लेटर जारी किया जाता है उस पर इम्प्लीमेंट इस तरह से करवाया जाए कि जो गवर्नमेंट ने या डिस्ट्रिक्ट लेवल ने तो अपनी करनी है तकरीब, लेकिन हर स्कूल में एटलीस्ट वो तकरीब ज़रूर हो। कोई स्कूल में कोई बच्चे आकर तकारीर करें, मेरे नगमे पढ़ें, चाहे सारा स्कूल ना आए, एटलीस्ट कोई मैट्रिक लेवल की क्लासेस को कंपलसरी करना चाहिए कि मैट्रिक लेवल के तमाम बच्चे हाजिर हों उससे। क्योंकि अब देखें वो बच्चे निस्बतन बाकी क्लासेस थोड़े मैच्योर होते हैं, हाँ जी। अपना उन्होंने उनका करीब है मुस्तकबिल के उन्होंने प्रैक्टिकली पार्टिसिपेट करना है। जब तक आप 8th क्लास तक हैं आपकी पार्टिसिपेशन उतनी नहीं है। आपका अब देख लें कि आपका 8th क्लास तक तो रिजल्ट भी कहीं काउंट नहीं होता फ्यूचर में। बिल्कुल ऐसा ही। ठीक है, मैट्रिक वो पहली क्लास है जो आपकी फ्यूचर के साथ वो हमेशा अटैच होनी है और उसने सारी उम्र आपके साथ चलना है। हाँ। आपका मैट्रिक का रिजल्ट अच्छा है तो सारी उम्र आपका वो साथ चलेगा। आपका मैट्रिक का रिजल्ट बुरा है तो आप हमेशा एजुकेशन से भागते रहेंगे और आपको उससे कोई फायदा नहीं हासिल होगा जो एजुकेशन का फायदा हो। क्योंकि हमारे यहाँ हमने नंबर्स के साथ अटैच कर दिया है, तरबियत वाला एलिमेंट बिल्कुल साइड पे है। हमारा टोटली फोकस है कि बच्चे के नंबर कितने, बच्चे ने सीखा कितना है वो किसी को नहीं पता। बच्चे ने सीखा क्या है, उसकी ग्रूमिंग कितनी हुई है, उसका कैरेक्टर किस तरह से बिल्ड किया गया है, ये किसी ने नहीं देखा। सिर्फ आपके मार्क्स देखने। तो मैं समझता हूँ कि मैट्रिक के स्टूडेंट को कंपलसरी कर देना चाहिए कि वो 14 अगस्त की तकरीब में ज़रूर आएँ, पार्टिसिपेट करें, मेरी नगमे करें, तकारीर करें, ताकि उन्हें पता चले कि कौन कौन अहम लीडर्स हमारे शामिल थे। हमारी यूथ को ओवरऑल या सब पाकिस्तानी को मोस्टली सिर्फ कायद आज़म या अल्लामा इकबाल का नाम पता होगा। ठीक है, आप पीछे ले जाए ना सर सैयद अहमद खान जिन्होंने इस किस्से में एजुकेशन और मॉडर्न एजुकेशन की बुनियाद रखी थी। अब देखिए एजुकेशन में अगर हम मॉडर्न एजुकेशन की बात करें, बरसगीर की बात करें, तो सर सैयद अहमद खान का नाम जो है ना वो पहले नंबर पे आता है। इंग्लिश लैंग्वेज की तरफ वो लेके आए थे मुसलमानों को कि हमने अगर दुनिया से या अंग्रेजों से मुकाबला करना है तो हमें इंग्लिश लैंग्वेज सीखनी होगी। तो हमारे यहाँ उनको तनकीद का भी निशाना बहुत बनाया गया कि ये अंग्रेजों के उनके कहने पे इंग्लिश की तरफ बच्चों को लेके आ रहे हैं, लेकिन उनका मकसद था कि हमारे बच्चे भी स्टैंड हों, उनके बराबर आएँ, उनके कंपटीशन में आएँ, ताकि जो एक वर्ल्ड लैंग्वेज है। अब आज के दौर में देख लें, आप बताएं इंग्लिश के बगैर सर्वाइव हो बल्कि मुझे लगता है कि जहाँ पे हम इंटरमीडिएट में आके मिस्टर चिप का सब्जेक्ट रखते हैं, वहाँ पे हमें अपने नेशनल हीरोज का और उनकी लाइफ से रिलेटेड बायोपिक्स इस तरह से ऐड करनी चाहिए ताकि बच्चे उस चीज से रिलेट करें, उनको पता चले कि हमारे हीरोज कौन है। और वैसे भी मरियम, जो एक्टिविटीज या जिस तरह का हमारा एटमोस्फेयर बचपन में होता है वही चीजें हमारे साथ बड़ी भी होती चली जाती हैं। जैसे हम अपनी बचपन की बहुत सारी मेमोरीज को भी हमने भी रिकॉल अभी किया है। तो इसी तरह से अगर बच्चों के, जैसे जहांगीर कह रहे हैं कि मैट्रिक से ही बच्चों के लिए कंपल्सरी कर दिया जाए, वही चीज हमें फिर अपनी यूथ में दिखाई देगी। तो हमारे नौजवान नस्ल किस तरह से हिस्सा डाल रही है यौम आज़ादी के दिन को मनाने के लिए? इस तरह से है कि हमारी किताबें जिसमें मुताला पाकिस्तान भी है और उर्दू की भी किताबें हैं, उनके अंदर हमने बहुत ही, मुझे नहीं लगता कि शायद खुद भी पढ़ी हैं, 1 से 2 ही कोई ऐसे हमारे हीरोज हैं जिनकी जिंदगी के बारे में बताया गया है कि जी वो ये करते थे या वो करते थे। कभी भी मुतालिया पाकिस्तान में डिटेल चीजें नहीं बताई गई, ना उनको कभी बैठ के कोई बायोपिक दिखाई गई, ना कोई पुरानी। अब मिस्टर चिप जब पढ़ाया जाता है तो बहुत से ऐसी प्राइवेट कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज या फिर आप कह लें स्कूल्स हैं जहां पर उनको प्रॉपर बैठ के दिखाया जाता है कि मिस्टर चिप ये था, ये कैरेक्टर था और उनका एक टाइम उस दिन। तो हम कायद आजम के बारे में, सर सईद अहमद खान के बारे में, लियाकत अली खान, इनके बारे में क्यों नहीं बता रहे? इनके बारे में चैप्टर क्यों नहीं उस तरह से डिटेल्ड होते कि उनको इंटरेस्ट पैदा हो उसके अंदर कि हाँ ये हमारे लोग थे, इन्होंने ये हमारे लिए किया था और अब हमारे पे। हाँ ये है कि हालात बदल चुके हैं, अब आपके पास एक आजाद मुल्क है, लेकिन अभी भी बहुत सी ऐसी चीजें जो आपकी करने के लिए जरूरी हैं। अपना किरदार मनवाने के लिए, अपने पाकिस्तान को मनवाने के लिए बहुत सी जरूरी है जो हम कर सकते हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं है कि हमारे हीरोज ने हमारे लिए क्या किया है। हमें ये पता है कि मिस्टर चिप ने क्या किया है और उसकी लाइफ में क्या था। वेरी सीरियस नोट
कि हमें उसके बारे में पता है, वो पढ़ना हमारे लिए ठीक है, हम बहुत हर जरूरी है। सब्जेक्ट में भी ये सब अपना चीजें एक साथ एक साथ हैं। नेशनल हीरो की स्टोरी रखते हैं, इंग्लिश में रखते हैं, उर्दू में रखते हैं, मुताले पाकिस्तान में रखते हैं। तो आप बहुत सारे हीरोज को एक क्लास में, और फिर स्टेप बाय स्टेप हर क्लास में उसको ग्रेजुअली वो पर्सनालिटी चेंज होती रहे, तो बिल्कुल बच्चा ऐसे शुरू है। से जब पढ़ता आएगा उसका इंटरेस्ट। और अब तो इतनी दुनिया जो है वो हमारे पास, सोशल मीडिया की इतनी बड़ी ताकत है, गूगल आप करो हाँ, तो आपको बिल्कुल। पता है। लेकिन गूगल आप तब करोगे जब आपको वो उनके नामों का भी पता नामों होगा। का जैसे पता वही वाली बात है कि हमें सिर्फ अल्लामा इकबाल का, हाँ, कायदे आज़म का कायदे पता आज़म है। का पता है, अच्छा जी, वो है। और वो भी हम एक मखसूस दिन रखे हुए हैं कि जब हम उनको रिकॉल करते हैं और उनके दिन की सेलिब्रेशन करते हैं। तो इसके साथ साथ अगर देखें सेलिब्रेशन, अगर स्कूल और कॉलेजेस से बाहर आए तो आप जैसे, हम जैसे मजदूर लोग, जैसे कि बहुत सारे सरकारी मुलाजमीन भी होंगे, प्राइवेट भी बहुत सारे एम्प्लॉयज हैं, वो अपने दिन को किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं? अच्छा देखिए, जैसे मैंने पहले भी कहा कि डिप्टी कमिश्नर साहब अगर तकरीब रखेंगे तो सरकारी मुलाजिम का आना तो जरूरी होगा। तो अक्सर जगहों पे, अब कल ही मुझे एक इनविटेशन आया है कॉलेज की तरफ से, उसने कहा कि हम 14 अगस्त को तकरीब कर रहे हैं तो आप आए। मैंने कहा आप 13 को रख लें, क्योंकि 14 अगस्त की अगर तकरीब होगी वो तो डिप्टी कमिश्नर ले जाएगा ना स्क्रीन टाइम। तो कहता कि हमने रखनी 13 को थी, लेकिन हमारे हेड ऑफिस से कहा गया कि 14 अगस्त वर्किंग डे है, तो हमने कहा वर्किंग डे ज़ाया ना किया जाए। तो ये बामरे मजबूरी बहुत सारे लोग सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। तो जो सरकारी अफसरान है ना, वो बामरे मजबूरी कर रहे होते हैं। जैसे मरियम ने बताया कि बच्चों की एक्साइटमेंट देखने वाली होती है। बच्चे जब स्टॉल पे जाते हैं ना, तो उनको ये भी पकड़ लें, ये भी पकड़ लें, ये भी, उनको रोकना पड़ता है कि आप जो चीज़, कोई एक दो चीज़ यूज़ करो ना, वो लो। वो बच्चे तो कहते हैं सारा स्टॉल ही हम ले लें। तो ये जो होता है ना बच्चों की एक्साइटमेंट, वो हर त्यौहार पे बड़ों से ज्यादा होती है। बिल्कुल अच्छा, ऐसे। बड़े फौरी तौर पे थोड़ा सा उसको फाइनेंस से रिलेट करना शुरू कर Yes, देते हैं ना, exactly. तो बच्चों को चूंकि वो फिक्र नहीं होती ना उसकी, तो बच्चों का एक जज्बा और नोयत का होता है। हम जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं ना, हम मादा परस्ती की तरफ जाते हैं। हमारी सारी सोच और हमारा हर त्यौहार वो मादा परस्ती की नजर हो जाता है। हाँ, तो ये एक reason बड़ा, यही है। बिल्कुल। और इस साल तो ये वाकई ये बहुत बड़ा वैलिड रीजन है कि लोगों के पास यहाँ पे खाने को पैसे नहीं है, तो अपने बच्चों की वो जरूरियात या ख्वाहिशात, ये तो ख्वाहिशात होती हैं जो कि सेलिब्रेशन के लिए, तो क्या वो पूरी कर पाएंगे या नहीं, या फिर इस साल का यौम आज़ादी महंगाई की नजर हो जाएगा। इस हवाले से मजीद बात करेंगे, लेकिन राइट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे सिटी एट 10, यौम आज़ादी और इसकी खुशियाँ, उसकी सेलिब्रेशन, ये बड़ी मज़ेदार सी हैं। स्टॉल्स पर हमें डिफरेंट तरह की आइटम्स दिखाई देती हैं, बैजेस होते हैं, स्टिकर्स मिलते हैं। अब तो वो फेस पेंटिंग का बड़ा ट्रेंड होता है, बच्चे अपना बड़ा फेस अच्छे से पेंट करते हैं, झंडे झंडियाँ हर तरह के मिलते हैं। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इस बार बाजों से सबकी जान छूट जाएगी, जो कि बड़ी एक मेजर, ऐसा लगता था टॉर्चर आप कर रहे हैं। बच्चों के लिए तो चलो ठीक है, मैंने देखा था बहुत बड़े भी जो लड़के थे वो भी इसका बड़ा बेदरीग इस्तेमाल करते थे और आने जाने वालों को इसकी वजह से बड़ी परेशानी होती थी। तो ये एक मैं देख रही थी, सोशल मीडिया पे भी देख रही थी, न्यूज में भी देख रही थी कि बहुत सारे स्टॉल्स वाले जो बाजे बेच रहे थे उनको पुलिस वालों ने पकड़ा भी है। इसके खिलाफ बड़ी सख्ती से एक्शन लिया गया है जहांगीर, और पूरे शहर में हमें एक पूरा एक ऑपरेशन दिखाई दे रहा है कि इस तरह की एक्टिविटीज को रोकथाम करने के लिए पुलिस डिपार्टमेंट बड़ा एक्टिव दिखाई दे रहा है। अच्छा, एक्चुअली हमारे यहाँ ना कोई डायरेक्शन नहीं है कि किस तरह से सेलिब्रेट करना है। मतलब इवन वी डोंट नो हाउ टू सेलिब्रेट। कि हम क्या करते हैं कि आज़ादी, क्या इसका नाम है कि आप बाजे बजा कर लोगों को तंग करें। अच्छा, पता क्या होता है, इससे छोटा सा अगर बच्चे उसको करें, एक लिमिटेड, उसकी साउंड थोड़ी लिमिटेड हो, तो हाँ, पता है कि बच्चे इंजॉय कर रहे हैं। लेकिन जब वो दूसरे के लिए आप उसको हरासमेंट, मैं तो इसको हरासमेंट कहूंगा, कि फैमिलीज जा रही होती हैं बाइक्स पे और कोई बॉयज जो है वो अपने वो लंबे से बाजे लेकर किसी के कान के करीब करके उसको पाँ करें, तो फिर क्या होता है कि एकदम से आपके एक्सीडेंट होने का खतरा होता है। और फीमेल बिलखसूस उनके हरासमेंट होती है बहुत ज्यादा। और हमारे यहाँ आज़ादी को इतना, मैं तो कहता हूँ कि अक्सर फैमिलीज 14 अगस्त पे घर से बाहर नहीं निकल सकती, अक्सर नहीं, बेशतर ऐसे ही ज्यादा। तो क्या होता है कि हमें सेलिब्रेट करना नहीं आता। क्या फैमिलीज और फीमेल का हक नहीं है सेलिब्रेट करें, लेकिन हमारी सोसाइटी उसको मजबूर करती है कि उसको सेलिब्रेट ना करें। ठीक है, इवन आप बाहर डिनर पे नहीं जा सकते उस दिन अपनी फैमिली को लेकर जी। तो ये इतना ज्यादा, मैं समझता हूँ पाबंदी और सख्ती होनी चाहिए। जो वायलेशन करे, जो सलेंसर निकाल के मोटरसाइकिल चलाए, वन व्हीलिंग करे और बाजे इतने बजा के लोगों को परेशान करे, उस पर पाबंदी होनी चाहिए और सख्ती से होनी चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ क्या हो रहा है कि एक पुलिस समनाबाद ने शायद 5-6 स्टॉल वालों को पकड़ा कि आप जनाब इतना इतना ये बाजे बेच रहे हैं।
तो ये साउंड एक्ट की भी खिलाफ वर्जी है। हमारे यहाँ लाउड स्पीकर एक्ट मौजूद है कि आप बेजा किसी को तंग नहीं कर सकते लाउडली। कि आप अपने इवन आप गली में कोई म्यूजिक चला रहा है ना, तो उसकी कंप्लेन करें तो उसको पकड़ के ले जाएगी पुलिस कि जनाब इसकी मुझे डिस्टर्ब कर रही है ना, मुझे क्यों आवाज आ रही है। हाँ। जैसे अक्सर लोग शादी ब्याहों पे इतना ज्यादा साउंड सिस्टम लगाते हैं, पूरा मोहल्ला डिस्टर्ब हो जाता है। तो हमारे यहाँ पुलिस ने उस एक्ट को बेस बनाकर बाजे वालों को उठा लिया। तो अब कई हमारी सोसाइटी कम्युनिटी उसको तनकीद का निशाना भी बना रही कि जी पुलिस ने ज्यादती कर ली, रोजगार ये वो। हमारे यहाँ एक तो हमारी हमदर्दियां बड़ी गलत जगहों पे चली जाती हैं कि मतलब वो एक उन लोगों को, मैं तो कहता हूँ कि सिर्फ बाजे नहीं बल्कि जो आर्टिफिशियल वेपन होते हैं ना, पिस्तौल और ये भी होना उसके भी बंदों को गिरफ्तार करना चाहिए जो स्टॉल लगा के, क्योंकि आप बच्चों को शुरू से ही उससे फेमिलियर कर रहे हैं कि जी बंदूक पकड़े। वो क्या होता है, वो फिल्मों में देखते हुए एक दूसरे की तरफ शूट करते हैं। अब बच्चे के पास जब बड़ी एज में जाके असल उसको कहीं मिलेगा वेपन, तो उसको भी उठा के वो कहेगा मैं किसी को शूट करूं, मैं किसी को निशाना बनाऊं। ठीक है, तो हमारे यहाँ गुस्सा तो फौरी आ जाता है, कंट्रोल तो है ही नहीं हमारा, जज्बाती कौम है हम लोग पूरे। तो क्या होता है कि हम किसी भी की बात को, मामूली सी बात को बर्दाश्त करने के बजाय ना फौरी गन अगर घर में पड़ी हुई है ना तो उठा के फायर कर देते हैं। तो हमारे यहाँ बहुत सारे कत्ल के केसेस वो सिर्फ महज इसलिए हैं कि वक्ती तौर पर उस बंदे को गुस्सा इतना आया, उसने वेपन पड़ा हुआ था उठाया और मार दिया। अब मैं कहता हूं कि अगर सोसाइटी से आप इस तरह की नेगेटिव चीजों को माइनस कर देना तो आपका क्राइम रेट बहुत कम हो जाएगा। ठीक है, मैं समझता हूँ वेपन सिर्फ होना चाहिए इदारों के पास जिन्होंने कानून नाफिज करना है। ऐसे खिलौने बनाने की या गैजेट्स बनाने की तो जरूरत ही नहीं है कि बच्चा पहले फैंटिसाइज हो के बचपन में से खेले और बड़े हो के उसके अंदर की वही फैंटेसी और ज्यादा बढ़ जाए और आप उसको क्राइम की तरफ चले जाएं। पावर फील होती है ना बच्चे को कि मैं पावरफुल हूँ, मैं अगले बंदे को चुप करवा दूंगा, मार दूंगा। उसके बजाय जैसे बड़ी खूबसूरत सी चीजें हैं, झंडा है, झंडियां हैं, बैचेस हैं, कपड़े हैं, ये बहुत सारी चीजें हैं, इसके साथ आप सेलिब्रेट कर सकते हो, अच्छा खाना बना सकते हो, वो लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। जैसे कि आजकल हम देखते हैं कि महंगाई की वजह से लोग हर कोई परेशान है, तो आप अगर अफोर्ड करते हो तो आप अच्छा सा कोई खाना बनाओ, सबके साथ सेलिब्रेट करो, किसी के घर में झंडियां भिजवा दें, कोई स्वीट भिजवा दें। ये छोटी छोटी चीजें होती है जिससे आप एक गेस्चर दे सकते हो खुशी का, मोहब्बत का। उसी के साथ परचम कुशाई, इसकी कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है मरियम? बिल्कुल ऐसे ही है, बल्कि पहले जहांगीर साहब की बात में थोड़ा सा ऐड करूंगी कि आज से 5-7 साल पहले वन व्हीलिंग का बहुत ज्यादा रिवाज था कि जैसे ही कोई इवेंट होता था, खास तौर पे 14 अगस्त, 13 अगस्त की रात और 14 अगस्त वाली की रात जो है ये इस तरह से होती थी कि जैसे पूरा तूफान या पूरा पाकिस्तान ही बाहर आ गया। वन व्हीलिंग हो रही है, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, कोई रोकने वाला नहीं है। जहांगीर साहब की बात को सेकंड करूंगी कि घर से बाहर निकलना आपके लिए नामुमकिन वाली बात है, स्पेशली फॉर वुमेन, कि आप नहीं निकल सकते। तो वुमेन भी नहीं हम कह सकते, चले वुमेन ने तो बाद में आना है, वो जो बाल बच्चों वाला भाई है उसने जो बाहर निकलना है, वो उसकी भी तो जान इंपॉर्टेंट है ना। कि जिसने घर रखे हैं अपने बच्चे, उनको भी इनकी हिफाजत बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्हीं वन व्हीलिंग की वजह से एक्सीडेंट हुए हैं कई लोगों की जो बेगुनाह थे उनकी जान चली गई इन लोगों की बेवकूफी की वजह से। तो अब ये है कि जब वन व्हीलिंग खत्म हुई, अब इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया कि 14 अगस्त की रात को बड़े बड़े डाले जो हैं वो निकल आते हैं, उस पर बहुत सारे लड़के सवार हो जाते हैं, हमारी नौजवान नस्लें, जिनको हम एक टैग के साथ कहते हैं कि इन्होंने हमारा पाकिस्तान संवारना है। वो उस वक्त खड़े होके तो वो जो बाजे बजा रहे होते हैं। अब अल्लाह की स्पुर्दी है ये मामला कि अब इस रात या अगली जो 14 अगस्त की रात है बाजे ना बजाए जाएं, क्योंकि हमारी पाकिस्तानी कौम जो है वो बाज नहीं आती। एक सारी डिस्कशन में मैं तमाम देखने वालों को ये भी बताना चाहूंगी कि पहले भी हमने लास्ट वीक भी इस पे प्रोग्राम किया था जिसमें हमने ये चीजों को डिस्कस किया था कि सीपीओ फैसलाबाद की तरफ से इस बार बहुत सख्त जो है वो हदायत भी हैं, और आज रात को 12 बजे से ही पुलिस डिपार्टमेंट और तमाम पुलिस ट्रैफिक ऑफिसर्स भी जो है वो अलर्ट हो जाएंगे। और आप वन व्हीलिंग करना या हल्लड़बाजी करना, कहीं से वो होते हैं साइलेंसर से अपना बहुत ज्यादा आवाज आती है, तो इस तरह की मुख्तलिफ तरह की एक्टिविटी से इज्तनाब कीजिएगा, क्योंकि अगर आप पुलिस के हत्थे चढ़ गए तो आपको जेल की हवा भी खानी पड़ेगी, आपका करियर भी दांव पर लगेगा और साथ ही साथ भारी जुर्माने भी भरने पड़ेंगे। और ऐसे मैकेनिक जो कि उनकी मोटर बाइक के साथ तमाम कार्रवाई करके देंगे उन तक पुलिस जाएगी। तो एक बड़ा लंबा सिलसिला है, तो आपने कोशिश करनी है कि इस तरह से कोई भी काम नहीं करें और अपने यौम आज़ादी को अच्छे से सेलिब्रेट करें। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन राइट आफ्टर दिस ब्रेक।
वेलकम बैक टू आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे सिटी 10 यौम आज़ादी के दिन। आई एम श्योर कि आपने तैयारियां कर ली होंगी। बहुत ज़्यादा बच्चों की तो यही फरमाइश होती है कि उनके लिए बैचेज और डिफरेंट तरह के आप देखते हैं कि आप एक दूसरे को हमारे पास ब्रेसलेट्स भी हमें दिखाई देते हैं और साथ ही साथ घरों में झंडियाँ और झंडे ये भी आज हमें दिखाई देंगे। शॉपिंग के लिए शायद आज लोग ज़्यादा निकलेंगे और स्टॉल्स भी ये पहले से ज़्यादा सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इस सब में अपने एक चीज़ का ज़रूर ख्याल रखना है कि कानून की खिलाफवर्जी नहीं करनी है ताकि आपके लिए कोई मुश्किल ना हो, दूसरों के आराम कर सुकून का ख्याल भी रखें, क्योंकि हर दूसरे घर में कोई पेशेंट मौजूद होता है, बड़े बुजुर्ग मौजूद होते हैं जिनके आराम में खलल आता है। तो इज्तनाब करें इस तरह के बाजे बजाने से या ऊंची ऊंची किसी भी तरह के लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करने से। बाकी नीली नगमे जरूर सुने और बच्चों के साथ बैठकर आज़ादी की कहानियां वो भी जरूर शेयर करें ताकि उनको पता हो कि हमारे नेशनल हीरोज कौन है, हमने ये मुल्क किस तरह से हासिल किया है और किस तरह से इसे सेलिब्रेट करना चाहिए। इस तमाम सूरत हाल में, इस तमाम आज़ादी के माहौल में पेरेंट्स का क्या किरदार होना चाहिए? जहांगीर, आपने सोचा है कि कल के दिन पे आप अपने बच्चों को क्या चीज़ बताएंगे या किस तरह से उनको समझाएंगे कि मुल्क पाकिस्तान हमने किस तरह से हासिल किया है? अच्छा, ये वाकई हमारे यहाँ कमी है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि तरबियत का एलिमेंट हमारे यहाँ ओवरऑल इतनी भाग दौड़ और फसल बसल हो गई है ना कि हर तरफ ना पेरेंट्स के पास टाइम है बच्चों को गाइड करने का, उस हवाले से ना अब टीचर आज का वो है। टीचर पे रिस्पॉन्सिबिलिटी और तलवार लटकी हुई है, कोर्स कवर करवाना है और ये पेपरों में नंबर से दिलवाना है। पाकिस्तानियत क्या है, पाकिस्तान की अहमियत क्या है, किस तरह से जद्दोजहद आज़ादी हुई और किस तरह से कुर्बानियाँ देकर। अब कुछ लोग तो जो बहुत सीरियस होते हैं इसको लेकर, वो तो कहते हैं कि ये सारे जो हमने कुर्बानियाँ दी 14 अगस्त को पाकिस्तान बनाने के लिए, उस पर बाजे बनाना ये सेलिब्रेशन है। उस दिन तो सोच विचार का दिन है कि हमने पाकिस्तान क्यों हासिल किया था, क्या वो मकासद हम हासिल कर पाए हैं या हम उलट जा रहे हैं उससे। तो अब देखें, अब जितनी हुल्लड़बाजी, जितना ये तमाशा हो रहा है, तो इसका मतलब कि ये इन सब के पेरेंट्स ने इनको नहीं बताया ना, तो ये हमारे यहाँ आज़ादी का बिल्कुल गलत मतलब लिया जाता है। ठीक है, उसको कहते हैं ना मादर पिदर आज़ादी, वो नहीं है। वो आज़ादी नहीं है कि आप कुछ कहे ना, आप जो मर्जी करते जाएं, ये आज़ादी नहीं है। आज़ादी उस वक्त तक है जब तक आप किसी और के हक को उसकी तलफ नहीं करते। ठीक है, मैं आपको डिस्टर्ब कर रहा हूं तो ये क्या आज़ादी हुई? तो हम दूसरों को डिस्टर्ब करने को अपनी आज़ादी तस्वर करते हैं। ये हमारा आज़ादी का तस्वर बहुत गलत है। हमें अपने बच्चों को ये शौर देना चाहिए। अब बहुत बड़ी तादाद में बच्चे ऐसे भी हैं जो इसको बुरा समझते हैं, यार ये क्या हुल्लड़बाजी है, क्या बदतमीजी है और क्यों हम लोगों को डिस्टर्ब करते फिरें। ऐसी यूथ भी मौजूद है। अब चूंकि वो बाहर जो निकलने वाले हैं वो सबको नजर आते हैं और जो घरों में बैठे हैं वो किसी को नजर नहीं आते। तो हमारे यहाँ बहुत बड़ी तादाद में यूथ अपने पाकिस्तान के साथ सिंसेयर भी है। बिल्कुल, जैसे कहा जाता है कि ना निजाम कुछ अच्छे लोगों की वजह से चल रहा है, तो हम उन अच्छे लोगों को अप्रिशिएट नहीं करते, हम हमेशा क्रिटिसाइज करते रहते हैं उन लोगों को जो खराब कर रहे हैं। बल्कि पूरा साल मुझे लगता है कि हम सबको इंडिविजुअली ये सोचना चाहिए कि हम अपने कैरियर को कैसे बेहतर बनाएंगे। अगर हम इंडिविजुअली भी सोचते वो फायदा हम पाकिस्तान का ही कर रहे हैं, क्योंकि हर बंदा अगर अपने कैरियर को लेके थोड़ा सा फोकस्ड होगा, सीरियस होगा, तो हम अपने मुल्क के साथ कुछ बेहतर कर सकते हैं अपनी कैरियर की सूरत में। और इस तरह के माइलस्टोन्स हमारी लाइफ में और हमारे मुल्क के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जैसा कि क्रूशियल हालात आजकल मरियम चल रहे हैं, इसमें तो बजाय इस तरह की अजीबोगरीब एक्टिविटीज करें, वन विलिंग करें, हल्लड़बाजी करें या किसी के लिए आप उस दिन को एक टॉर्चर की तरह बना दें, उससे बेहतर है कि आप सोचें, रिकॉल करें कि इतनी मुश्किल समय ये मुल्क मिला है तो हमें अपना और इसका ख्याल कैसे रखना है, अपनी फ्यूचर प्लानिंग किस तरह से करनी है। बिल्कुल ऐसा ही आपने सही बात की कि अगर हम अपने लिए सोचेंगे तो आइंदा आने वाले वक्त में वो पाकिस्तान के लिए हो। बिल्कुल बिल्कुल। अगर अरशद नदीम ने अपने लिए शुरू किया था तो आखिर जब उसका हुआ तो वो पूरे पाकिस्तान को उसकी खुशी हुई। तो इसी तरह से अगर आप अपने लिए भी कुछ करेंगे तो आने वाले वक्त के अंदर वो सब पाकिस्तान के लिए होगा। और सबसे इम्पोर्टेंटली अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो खामोश रहें और एक पौधा लगाएं। हाँ, ये जरूरी है, सारा कुछ छोड़ दें, एक पौधा लगाएं ताकि वो आपके लिए भी अच्छा हो और आपकी जो नस्ल है उसके लिए भी अच्छा हो। बिल्कुल, ये पौधा बड़ा इंपॉर्टेंट है। कुछ मत करें, ना निकलें घरों से बाहर, ना लगाएं बैजेस, ना लगाएं जिंदगी के लिए आपके लिए अजर लिखा जाता है। बिल्कुल, वो रहेगा, उसकी छांव में कोई आकर बैठेगा, उसकी शाखों पर कोई परिंदे आकर बैठेंगे, अगर वो फलदार है कोई वहां से फल खाएगा तो आपके लिए सदके जारिया हो जाएगा। और ये सबसे अच्छा एक मैं कहती हूँ कि आजादी के दिन का एक तोहफा आप अपने पाकिस्तान को देके जाएंगे, क्योंकि वही तोहफा बाद में जब एक दरख्त बनेगा, जैसे आपने बताया कि बहुत से लोगों के लिए
आसानी का सबब होगा। बिल्कुल तो ये ऐसे बड़ा जरूरी है कि आप छोड़ दें, बेशक ना लगाएं झंडी, अपने घर पे एक झंडा लगाएं पाकिस्तान के दिन को, इसी तरह से एक पौधा लगा के मनाएं, अपने बच्चों के साथ में घर में लगा लें पौधा। बिल्कुल ऐसे ही, ये बड़े बिल्कुल। खूबसूरत एक तरीका है शायद आजादी के दिन को मनाने का। और साथ ही साथ एक चीज और भी है कि एक क्वेश्चन जो हम पूरा साल अपनी जात से या दूसरों के सामने बैठ कर करते हैं कि पाकिस्तान ने हमें क्या दिया है, मुल्क ने हमें क्या किया है, और उसकी वजह से हमने देखा है कि बहुत बड़ी तादाद मेजॉरिटी यहाँ से माइग्रेट कर गई है। तो ये दिन है, इस तरह के दिन जब आते हैं तो इसका मकसद ये है कि आप खुद से पूछें कि हमने अपने मुल्क को क्या दिया है, हमने इसके लिए क्या एफर्ट पुट की हैं। हम गवर्नमेंट को ब्लेम करते हैं, हम डिफरेंट तरह के डिपार्टमेंट्स को ब्लेम करते हैं, लेकिन आज़ादी मनाएं, आज़ादी की कीमत को पहले समझें, इसकी नेमत को समझें कि हमारे लेजेंड्स ने इसको किस तरह से दिया है। तो ये सवाल करना मेरा ख्याल बड़ा बेकार सा है कि हमारे मुल्क ने हमें क्या दिया है। हमारे मुल्क ने हमें आज़ादी दी, इसके नेशनल हीरोज, आपका मुल्क एक आज़ाद है, यहाँ पे आप सांस ले सकते हैं, अपनी मर्जी से जिंदगी गुजार सकते हैं। मेरा ख्याल इससे बड़ी नेमत और क्या हो सकती है। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मौजूद होती हैं, हम ऐसे ही ब्लेम गेम में पड़े रहते हैं। जैसे मैंने पहले कहा कि हम सिर्फ क्रिटिसाइज करने का माइंडसेट हमारा डेवलप हो चुका है। जो अच्छी चीजें हैं उनको हम अप्रिशिएट नहीं करते। तो हमारा सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान का और पाकिस्तानियों का वो ये है कि हमने अप्रिशिएट करना छोड़ दिया है। हमारे यहाँ सिर्फ क्रिटिसाइज होता है कि वो स्कूल से लेकर किसी भी लेवल पर चले जाएं, जॉब पे चले जाएं, तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया, तुम्हारे नंबर कम आ गए, तुम उससे अच्छा क्यों नहीं परफॉर्म कर पाए। तो कंपैरिजन और नेगेटिविटी और क्रिटिसिज्म, हम एक वर्ड होता है क्रिटिकल एनालिसिस, उसमें सिर्फ नेगेटिव चीजों को नहीं देखते, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों को देखते हैं। इसमें ये नेगेटिव और इसमें ये पॉजिटिव चीजें भी हैं। हम क्या करते हैं कि हम उसको छोड़ के सिर्फ नेगेटिव पे फोकस होता है, ये सही करो, ये सही करो। हालांकि जो जिसमें अच्छा है उसको मजीद उसमें ग्रो करवाएं तो पाकिस्तान ग्रो करेगा। हम क्या करते हैं, सबकी नेगेटिविटीज को पकड़ के डिस्कस करते हैं तो पाकिस्तान भी ओवरऑल नेगेटिव हो जाता है। तो जब से हम पॉजिटिविटी को डिस्कस करना शुरू करेंगे ना कि अपॉर्चुनिटीज क्या क्या हैं, ग्रोथ किस तरह से हो सकती है, हम क्या कर सकते हैं पाकिस्तान के लिए, तो तब पाकिस्तान मैं समझता हूँ यकीनी तौर पर ग्रो करेगा। वो बड़ा एक खूबसूरत सा छोटा सा ही स्टेटमेंट है जो कि हमने आपने सबने हमेशा से सुना है कि तनकीद बराए इस्लाह। तो वो तनकीद बराए इस्लाह में वही क्रिटिकल एनालिसिस आ जाता है, अपनी जात से शुरू करें फिर दूसरों की तरफ जाएं ताकि पता हो कि हमने क्या किया है। ये कहने से पहले कि आपने मेरे लिए क्या किया है, अपने हक का सबको पता है लेकिन अपने फर्ज को जानना ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम इस जश्न आज़ादी को वेलकम बैक टू आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और बड़ी तेजी से हम देखते हैं कि शहरों में हाउसिंग सोसाइटीज बनने का रुझान बढ़ता चला जा रहा है। एक जगह से आप गुजरते हो और चंद माह के बाद दोबारा से जब आपका उस जगह से गुजर होता है तो वहां पे एक नई दुनिया, एक नया शहर आबाद होने को होता है हाउसिंग सोसाइटी की सूरत में। लेकिन एक चीज हम हमेशा से देखते हैं कि जहां पे भी कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट होता है वहां पे एक बोर्ड लगा दिया जाता है और उस पर लिखा जाता है कि इस हाउसिंग सोसाइटी में ये फैसिलिटीज आपको मिलेंगी और साथ ही में कॉर्नर पर बड़ा सा करके स्टैंप लगा होता है कि एफडीए अप्रूव। तो एफडीए अप्रूव होना हर किसी के लिए बड़ा मेजर कंसर्न है। अगर आप कहीं इन्वेस्ट कर रहे हो, कोई असासा बना रहे हो, कोई जगह पे सेल परचेज का सिस्टम चल रहा है, तो सबसे पहले ये सवाल किया जाता है कि क्या ये जगह, क्या ये प्रॉपर्टी जो है वो एफडीए अप्रूव है। एफडीए अप्रूव का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपको इस चीज की श्योरिटी हो जाती है कि ये जगह लीगल है। तो एफडीए का बड़ा किरदार रहता है। एफडीए मतलब फैसलाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो कि इस चीज को मेक श्योर करती है कि हाउसिंग सोसाइटीज की तामीर को, उसके स्टैंडर्ड्स को मेंटेन किया जाए, साथ ही साथ इस चीज की एश्योरिटी दी जाए कि ये जगह लीगल है। और जितनी भी शहर भर में गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज हैं उसकी रोकथाम में एफडीए बहुत इंपॉर्टेंट किरदार अदा करती है। एफडीए की बहुत ज्यादा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का सिलसिला भी होता है कि दीगर हाउसिंग सोसाइटीज जहां पे भी नई कोई हाउसिंग सोसाइटी बन रही है तो उसका सबसे पहला काम यह है कि वो एफडीए के साथ जाकर रजिस्ट्रेशन करवाए ताकि लोगों के लिए आसानी पैदा हो सके, लोगों को ये पता चल सके एफडीए के थ्रू कि कौन सी जगह पर उनको इन्वेस्ट करना चाहिए। एफडीए का ओवरऑल क्या किरदार होता है, किस तरह से वो काम करते हैं, किस तरह से जितने भी शहरी हैं वो इन्वेस्टमेंट करने से पहले, कोई भी फर्द इन्वेस्टमेंट करने से पहले इस चीज को मेक श्योर कर सकता है कि जो इसकी इन्वेस्टमेंट है वो सिक्योर है या नहीं है, एफडीए अप्रूव्ड वाकई है। क्योंकि एफडीए अप्रूव्ड के बहुत बार हम स्लोगन तो देख लेते हैं लेकिन वो जगह इनलीगल होती है और वो बाद में पता चलता है। तो जो बाद की रिसर्च है उससे पहले बेहतर है कि आप थोड़ा सा कहते हैं ना कि इलाज से बेहतर एहतियात है, तो उसी
तरह का फॉर्मूला है कि किसी भी जगह पर इन्वेस्ट करने से पहले आप उसके बारे में अच्छे से छानबीन कर लें, ताकि आपको इस चीज़ की तसल्ली हो जाए कि जहाँ पे आप इन्वेस्ट अपना कीमती पैसा, अपना रिस्क हलाल जहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्या वो आया कानूनी जगह है भी या नहीं। एफडीए के हवाले से बहुत सारे सवालात हैं जो आपके हमेशा से हम तक पहुँचते हैं। आज के प्रोग्राम में कोशिश करेंगे कि हम उन तमाम सवालात के जवाबात आप तक पहुंचाएं, और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डायरेक्टर जनरल एफडीए मोहम्मद आसिफ चौधरी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? फाइन, आई एम गुड। थैंक यू सो मच सर। आपने एफडीए से रिलेटेड बहुत सारे सवालात हमेशा से हम तक पहुंचते हैं। हम हमेशा जब भी रियल स्टेट की बात करते हैं या प्रॉपर्टी से रिलेटेड बात करते हैं तो उसमें एक बड़ा कॉमन सेंट्रल पॉइंट एफडीए होता है। तो एफडीए का सबसे पहले हम उसके काम पे या शहर भर में हाउसिंग सोसाइटी से रिलेटेड या उनके दीगर काम पे जाएं, आप क्या समझते हैं कि एफडीए इटसेल्फ इदारे का मकसद क्या है और ये फैसलाबाद में किस तरह से सर्व कर रहा है? एफडीए स्टैंड्स फॉर फैसलाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी। और आपने देखा होगा कि जब एलडीए बना, लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी, तो उसी पैटर्न पे ये एक डेवलपमेंट ऑफ सिटीज एक्ट 1976 था, उसके तहत अथॉरिटीज़ बनाई गई। आइडिया वाज के शहरों की बेहतर प्लानिंग को, फ्यूचर ग्रोथ को मद्देनजर रखते हुए प्लानिंग की जाए जी। ताकि प्रॉब्लम्स जो हैं वो ज़्यादा ना हो। तो इसी पैटर्न पे डिविजनल हेडक्वार्टर्स पे बारिंग साहिवाल विच वाज कंपैरेटिवली अ न्यू डिवीजन, तो सारे डिविजनल हेडक्वार्टर्स पे अथॉरिटीज़ मौजूद हैं। आरडीए है, एमडीए है, लाइकवाइज एफडीए। और इसके जरिए लोग ये पता कर सकते हैं कि कौन सी जगह लीगल है, कौन सी हाउसिंग सोसाइटी जहां वो इन्वेस्ट कर रहे हैं वो लीगल है या नहीं है। जी 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 जी। वन ऑफ द मेजर फंक्शंस ऑफ दिस अथॉरिटी इज के हम रेगुलेटर हैं प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज के। हम उनको अप्रूवल भी देते हैं, फर्दर रेगुलेट भी करते हैं। और मिसकॉन्सेप्शन जो है जहां से लोगों के खदशात डेवलप होते हैं, सेल परचेज से हमारा ताल्लुक नहीं होता जी। अब जो इशू जिसकी तरफ मेरा ख्याल आप इशारा करना जा रही हैं, वो लोग बिला सोचे समझे इन्वेस्ट कर देते हैं अपना किसी भी प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी में बगैर देखे कि ये अप्रूव्ड है या नहीं है। तो व्हेन आई गॉट पोस्टेड इन एफडीए, लास्ट ईयर में पोस्ट हुआ हूँ कोई फरवरी में जी। तो फर्स्ट थिंग आई डिड वाज के हमने एक सोशल मीडिया पेज बनाया, ठीक है, और एक डेडिकेटेड हेल्पलाइन दी 1237, और इसको हमने काफ़ी एडवर्टाइज किया, रादर प्रोपेगेट किया कि किस तरह लोगों तक ये बात पहुंचे। और उसमें हमने कैटेगोरिकली बताया कि किसी भी हाउसिंग सोसाइटी में इन्वेस्ट करने से पहले एक दफ़ा एफडीए से चेक कर लें, ठीक है, कि इसका लीगल स्टेटस क्या है, अप्रूव्ड है, इसकी फाइल सबमिट भी हुई है या नहीं, इनकी कोई ज़मीन है भी या नहीं, या सिर्फ हवा में ही है। तो उससे कुछ फ़र्क पड़ा है, लेकिन वो अभी तक वो चूंकि हम मादी नहीं हैं ऑफिस में जाने के, या इतनी तकलीफ भी नहीं करते कि एक फ़ोन कॉल कर लें स्टेटस चेक करने के लिए, तो इसलिए अभी तक वो सिलसिला बाल का चलता रहता है। लेकिन आजकल तो वैसे काफ़ी फ़र्क पड़ा हुआ है। जैसे कि आपने कहा कि हेल्पलाइन भी मौजूद है, चले कॉल करना तो दूर की बात, क्या हम जाके एफडीए के ऑफिशियल पेजेस पे, वेबसाइट्स पे जाके किसी तरह से वहां पे कोई एक कैटेगरी बनाई गई है जिसके जरिए हम देख सकते हैं कि एफडीए के साथ कौन कौन सी हाउसिंग सोसाइटीज रजिस्टर्ड हैं, ताकि हमारे पास फोन तो सबके पास है, ताकि अगर आप कॉल नहीं करना, कुछ नहीं है, आप सिर्फ एक वेबसाइट का पेज खोलें और वहां पे जाके चेक कर लें कि जहां पे आया आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, जो भी नई हाउसिंग सोसाइटी, क्योंकि बहुत सारे प्रोजेक्ट आए रोज हम देखते हैं कि स्टार्ट होते हैं, कुछ स्टार्ट चल भी रहे हैं फैसलाबाद में। तो ये बड़ा आसान सा तरीकेकार है, तो लोगों के लिए तो बड़ी सहूलत है, ताकि उनको पता चल जाएगा, वन क्लिक पे पता चल सकते हैं। इसमें कोई लंबा चौड़ा मेरा ख्याल ऑफिस में जाने की भी जरूरत नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है, हमने सोशल मीडिया पेज बनाया हुआ है, हमारी वेबसाइट भी है, उसको आप खोलें तो 3 कैटेगरीज हैं, अप्रूव्ड, अंडर प्रोसेस और अनअप्रूव्ड या इलीगल। ठीक है। वो हमने जब शुरू में इसको इस्तेमाल करना शुरू किया तो बड़ा लोगों ने इस पे एजिटेट किया, जी हमारी तो फाइल जमा है, ये वो। अप्रूव्ड हम उसको शो करते हैं जिसकी सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी हो गई हैं और उसकी फाइनल सैंक्शन हो चुकी है जी। अगर किसी की हाउसिंग सोसाइटी की हमारे पास फाइल भी सबमिट नहीं हुई और हमें क्या पता
कि अगर किसी ने ऐसे एडवर्टीजमेंट इलीगल की है और उसमें उसने बताया कि जी फलां सोसाइटी है, हमें क्या पता कि उसके पास लैंड है नहीं है, उसको हम रेड क्रॉस करते हैं और उसका नाम लिख के अनअप्रूव्ड इलीगल लिखते हैं। ओके। और साथ में एक वर्डिंग भी है कि जी किसी भी सोसाइटी में इन्वेस्ट करने से पहले एफडीए से ये हाउसिंग सोसाइटी गैर कानूनी। तो आप वहां से देख सकते हैं कि इसका स्टेटस क्या है, अप्रूव में है, अंडर प्रोसेस में है, जिसकी फाइल जमा हो जाती है, पीपीपी जो प्रीलिमिनरी प्लानिंग परमिशन होती है, सबसे पहले वो कार्ड होती है। अगर वो हुई है उसके बाद एलओपी की स्टेज आती है, लेआउट प्लान की अप्रूवल की, वो हुआ है तो फिर कदरे आप सेफ हैं। एटलीस्ट वो पीपीपी होती उस वक्त है जब हमें यकीन हो जाता है, हम उसके रेवेन्यू डिपार्टमेंट से ओनरशिप डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करा लेते हैं कि ये वाकई ये, या वो कोई कंपनी बनाते हैं या पार्टनरशिप डीड हमें देते हैं, तो वेरीफाई हो जाता है कि ये रियल या बोनाफाइडी ओनर हैं इस प्रॉपर्टी के जिस पे वो हाउसिंग सोसाइटी बना रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, और एफडीए का वन विंडो ऑपरेशन, ये हम वन विंडो ऑपरेशन का वर्ड बहुत सुनते हैं, लेकिन वन विंडो ऑपरेशन के अंदर काम कैसे होता है, किस तरह से ऑपरेशंस को रन किया जाता है, और एक्चुअली ये क्या चीज़ है लोगों के समझने के लिए, ताकि उनको पता चले क्या ये जितनी गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं उनकी रोकथाम के लिए है, उनको सील करना और क्रैक डाउन करना, ये सारी चीज़ें उसके साथ आती हैं, या इसका एक्चुअल मीनिंग कुछ और है? वो ये 28 किस्म की सर्विसेज हैं जो वन विंडो के जरिए हम देते हैं। ठीक है। दो चीज़ें हैं, एक तो अब जो कोई भी एप्लीकेशन है उसकी सबमिशन जो होती है ना 4-5 कैटेगरी में, वो ई खिदमत में होती है। जो फैसिलिटेशन सेंटर्स डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के बने हुए हैं, पंजाब गवर्नमेंट के जरिए वो रन हो रहे हैं, उनसे हमें फिर वो फर्दर एप्लीकेशंस आ जाती हैं। और वन विंडो पे जो हैं इसमें मेजर जो हमारे काम होते हैं वो प्रॉपर्टी की ट्रांसफ़र है, किसी को ओनरशिप सर्टिफिकेट चाहिए वो मिल जाता है, किसी ने टीपी रिपोर्ट लेनी है टाउन प्लानिंग अपने प्रॉपर्टी की वो उसे मिल जाती है, कंप्लीशन सर्टिफिकेट चाहिए वो वहाँ से मिल जाता है। इस तरह की कोई 28 सर्विसेज हैं जो हम वन विंडो के जरिए प्रोवाइड करते हैं। बिल्कुल ठीक है। वो जो आप बात कर रहे हैं दूसरे वाली के वन विंडो के लिहाज से मैं मजीद डिटेल में आपसे जानूंगी, लेकिन वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, आपने कहीं नहीं जाना, बहुत इंफॉर्मेटिव सेशन है, हमारे साथ बने रहिएगा। आप देख रहे हैं सिटी एट 10। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और एफटी के हवाले से हम बात कर रहे हैं। एफटी के वन विंडो ऑपरेशन में 28 काइंड की मतलब उसमें सर्विसेज आती हैं, किस तरह के 28 तरह के उसके अंदर काम होते हैं, क्या खिदमात हैं एफटीए की फैसलाबाद की आवाम के लिए, और किस तरह से एक पूरा मैकेनिज्म के साथ, सिस्टम के साथ ये इदारा चल रहा है, उसी हवाले से हम जानेंगे कि हमारे गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं कि वो क्या कहते हैं कि किस तरह की सर्विसेज हैं, क्या वो अपनी सर्विसेज से सेटिस्फाइड हैं या फिर इसमें मजीद हमें तब्दीलियां देखने को मिलेंगी, और वो तब्दीलियां होंगी तो वो कैसी होंगी, तो वो तो आप ही सर बता सकते हैं। कि वन विंडो ऑपरेशन के हवाले से आप बता रहे थे कि इसमें 28 तरह की सर्विसेज हैं, तो वो मजीद थोड़ी सी सर्विसेज के बारे में मैं और चाहूँ क्या बताएं। वो मैंने मेजर बता दी हैं, जिस तरह वो ट्रांसफर एप्लीकेशन उधर आती हैं, फिर वो ओनरशिप सर्टिफिकेट्स होते हैं, आपने मलकियत के बारे में पूछना है, टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट की रिपोर्ट्स होती हैं, आपके कंप्लीशन सर्टिफिकेट होते हैं, बिल्डिंग प्लान की अप्रूवल्स होती हैं, ये सारी चीज़ें उसमें आती हैं। ठीक है। लेकिन जिस तरह आपने अभी कहा है कि हम इसको और ज़रा बेहतर कर रहे हैं, डिजिटाइजेशन एंड फर्दर टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मेशन, दिस इज़ आउट ऑफ द डे नाउ, और इस पे हम काफ़ी फोकस कर रहे हैं। वो हमने जो है रिकॉर्ड डिजिटाइज करना शुरू किया, उसके लिए 2-3 साल पहले होराइजन एक कंपनी हमने हायर की। अब जो है पंजाब गवर्नमेंट ने पल्स के जरिए उसको फर्दर जो है बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं और ऑटोमेशन की तरफ जा रहे हैं। उसमें पहला स्टेप जो हमने लिया है वो एक मिल्लत टाउन जो है हमारी कॉलोनी एफडीए की 17 कॉलोनीज हैं फैसलाबाद, इंक्लूडिंग मिल्लत टाउन। ओके। वो स्टार्टेड फ्रॉम मिल्लत टाउन और उसका सारा रिकॉर्ड हमने डिजिटाइज कर दिया। ओके ओके। और अब हम फर्दर इंटीग्रेशन की तरफ जा रहे हैं। इंटीग्रेशन मीन्स है कि ये डेटा तो डिजिटाइज हो गया जितना अवेलेबल था, फिर जैसे हमारा स्टेट मैनेजमेंट का डिपार्टमेंट है, फिर टाउन प्लानिंग का डिपार्टमेंट है, ये डिपार्टमेंट में जितनी इंफॉर्मेशन है वो इंटीग्रेट करेंगे तो कोई बंदा
ओनरशिप सर्टिफिकेट के लिए आता है या क्लियरेंस सर्टिफिकेट के लिए, ओनरशिप क्लियरेंस सर्टिफिकेट, ओसीसी जिसको कहते हैं, हाँ जी, वो वी आर ट्राइंग कि हम ये कंप्यूटराइज लोगों को दें और विद इन हाफ एन आवर दें। हाँ, वी आर वर्किंग ऑन इट और लार्जली ये बहुत सारी चीज़ें हो चुकी हैं। कुछ वेरिफिकेशंस जो थी वो रिक्वायर्ड थी, वो मैंने कोई 2 हफ्ते का टाइम दिया है कंसर्न डिपार्टमेंट्स को, ठीक है, डायरेक्टरेट्स को रादर, कि वो अपनी सारी वेरिफिकेशंस करवाएं। तो बाय द एंड ऑफ दिस मंथ वी विल बी एबल कि मिल्लत टाउन की हद तक हम ओनरशिप क्लियरेंस सर्टिफिकेट जो है वो कंप्यूटराइज जारी करें, और That's जैसे really ही कोई आता है बंदा उसी वक्त बिफोर, उसके बाद फर्दर स्टेप होगा कि आप घर बैठे ही देख सकेंगे। हाँ जी, बिल्कुल। वी विल मूव टुवर्ड्स दैट तो स्टेज आल्सो। इसकी कोई स्पेसिफिकली ऐप आप लॉन्च करेंगे या ये फिर वेबसाइट के थ्रू? ऐप लॉन्च करेंगे, अभी तो हम ऑफिस से ही देंगे, फिर वो बाकी रिकॉर्ड भी चूंकि डिजिटाइज हो रहा है, फिर वो सारा एक ही सिस्टम पे आ जाएगा। ओके, 17 की ओके। 17 कॉलोनीज का एक पे और एफडीए सिटी का एक तो दूसरी पे। एस्टिमेटेड कितना टाइम एक कॉलोनी की अगर आप बात करें मिल्लत टाउन की, तो इस पे कितना टाइम लगा आपको? मिल्लत टाउन तो ये तो हम शुरू कर देंगे इसी वीकेंड में या सितंबर के शुरू। ओके, 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 बाकी इसी तरह ग्रेजुअली होता रहेगा और बाय द एंड ऑफ दिस ईयर आई होप के बहुत बेहतरी आ जाएगी। वी विल होप कि इस तरह से बहुत बेहतर है। ये बड़ा अच्छा सिस्टम हो जाएगा कि ऐप के थ्रू आप घर बैठे जो है वो ऑनरशिप फॉर्म्स और जो भी आपकी रिक्वायरमेंट, आप उसके रिलेटेड डाटा देख भी सकेंगे। और अगर कोई नई हाउसिंग सोसाइटी है वो बनती है, तो क्या वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकती है एफडीए के साथ? और अगर करवा सकती है तो उसका क्या तरीकेकार रहता है? नहीं, नॉट येट। वो Okay. हाउसिंग सोसाइटीज जो मैंने आपको बताया 4-5 जो मेजर फंक्शंस हैं ना, वो सारे ई खिदमत के जरिए होते हैं। ठीक है, हाउसिंग कॉलोनी की एप्लीकेशन भी आपने ई खिदमत में जमा करवानी है, ई खिदमत सेंटर से, वहां से हमें फिर आती है फॉरवर्ड होके, ठीक है, फिर हम उसको प्रोसेस करते हैं। वो अभी इस स्टेज पे नहीं पहुंचे, वो उसी तरह अभी रहेगा। फिर जाहिर है कि ये एक डेवलपमेंट का पेस होता है, जिस तरह से आईटी ने अब डोमिनेट किया हुआ है, नीड भी है, तो अल्टीमेटली तो ये होना ही है। और जितनी भी गैर कानूनी शहर में हाउसिंग सोसाइटीज हैं जो कि एफडीए अप्रूव का खुद से खुद साथ वो एक बोर्ड लगा देती हैं, तो उनको सील करने का और उनकी रोकथाम करने के लिए डिपार्टमेंट कितना एक्टिवली करता है? और कोई आपके जहन में है कि इस टाइम कोई नंबर, एक फिगर जो आप बता सकें कि अब तक कितनी गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज को जो है वो सील किया जा चुका है या उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है? और उसमें लोगों की भी बड़ी, मैं यहाँ पे कहूँगी कि अवेयरनेस वाली फिर से बात आ जाती है कि लोग भी इन्वेस्ट कर देते हैं बिना सोचे समझे और फिर फ्रॉड होते हैं, स्कैम्स होते हैं और फिर जाके उनको ये थोड़ा सा होश आती है। तो गैर कानूनी जितनी भी हाउसिंग सोसाइटीज हैं उसकी रोकथाम के लिए एफडीए क्या इकदाम कर रही है? वो जैसे मैंने पहले अर्ज किया है, एक तो हमारा सोशल मीडिया पेज देखें या वेबसाइट देखें, उस पर सारी इन्फॉर्मेशन है। मोर ओवर अगर कोई ऐसी कंप्लेंट्स वैसे बहुत कम हो कि जिसने एफडीए अप्रूव लिखा हो, अगर लिखा होता है तो स्टेट वे उस पर एफआईआर हम देते हैं। ठीक है, और ये जो इलीगल हाउसिंग सोसाइटीज के खिलाफ ऑपरेशन का जहां तक ताल्लुक है, वो हमारा स्टेट मैनेजमेंट का एक विंग है, स्टेट मैनेजमेंट का, तो वो इसी काम के लिए डेडिकेटेड है। हम रोजाना कहीं ना कहीं कार्रवाई कर रहे होते हैं। ठीक है, और ख़ास तौर पे ऐसी सोसाइटीज़ जिनकी फाइल जमा नहीं है और वो एडवर्टीजमेंट के थ्रू लोगों को ल्योर करने की कोशिश करते हैं, उनके खिलाफ तो हमारी कोई ज़ीरो टॉलरेंस है। हम पहले पीएचए को रिक्वेस्ट करते हैं कि गैर कानूनी एडवर्टीजमेंट है इनकी, एडवर्टीजमेंट बेसिकली पीएचए का फंक्शन है, जी, तो उनसे भी हम रिक्वेस्ट करते हैं इन राइटिंग कि इसको ठीक ख़त्म है। करवाया जाए, ठीक है, और फिर हम खुद भी कर देते हैं ताकि लोग महफूज रहें। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है। अच्छा, थोड़ा सा अगर हम एफडीए की ही अपनी हाउसिंग सोसाइटी एफडीए सिटी की बात करें, तो ये प्रोजेक्ट बड़ा सालों से चलता आ रहा है। इसकी क्या प्रोग्रेस है? इसकी कंस्ट्रक्शन कहाँ तक पहुंची है? नई नई क्या चीजें इसमें देखेंगे? क्योंकि लोगों के आजकल स्टैंडर्ड्स बड़े बढ़ गए हैं, लोगों को हर चीज जो है वो सोसाइटी के अंदर ही चाहिए होती है, चाहे वो मेडिकल फैसिलिटी हो, हेल्थ जो है आपकी तालीम से रिलेटेड हो, मस्जिद आपको चाहिए, खेल कूदने के लिए जिम, लोगों की फिटनेस का आजकल बड़े लोग कॉन्शियस हो गए हैं। तो किस किस तरह की सहूलियात भी हैं और इसका काम कहां तक पहुंचा है ये हम जानेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद तो हमारे साथ बने रहिएगा। आप देख रहे हैं सिटी एट 10।
वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी यात्रा और घर बनाना हर किसी का ख्वाब होता है। ये एक स्लोगन, ये एक स्टेटमेंट बहुत सारी हाउसिंग सोसाइटीज के साथ हम सुनते हैं कि घर बनाइए, ख्वाबों की ताबीर, और ये वो बड़े फंटीसाइज से एक जुमले होते हैं। और आजकल तो बड़ा मुश्किल हो गया घर बनाना, और फिर अगर ऐसी जगह पे अगर हम घर लेते हैं जो कि हमें पता होता है कि लीगल भी है, इसमें तमाम फैसिलिटीज भी पाई जाती हैं, तो वहाँ पे रेट्स इतने ज्यादा होते हैं कि आप अफोर्ड ही नहीं कर पाते, आपकी रेंज से बाहर चले जाते हैं। लेकिन एफटीए का अपना ही एक प्रोजेक्ट है, एफटीए सिटी, उसके अंदर किस तरह की डेवलपमेंट्स चल रही हैं, ये कई सालों से हम देख रहे हैं कि प्रोजेक्ट चल रहा है। अभी तक कहाँ तक इसका काम पहुंचा है, कब तक ये कंप्लीट होगा, और इसके अंदर नई क्योंकि ट्रेंड्स भी तो चेंज होते रहते हैं ना, हर 6 माह में ट्रेंड चेंज हो जाता है, तो अब किस तरह से उसके स्टैंडर्ड्स को मेंटेन रखने के लिए इस प्रोजेक्ट का काम कहाँ तक पहुंचा है वो हम जानेंगे आसिफ साहब से। सर, कहाँ तक पहुंचा है इसका काम, और एफटीए सिटी क्या दीगर हाउसिंग सोसाइटीज की तरह उतनी ही महंगी है, उतनी ही ज्यादा जो है इसके अंदर लग्जरीज भी पाई जाती हैं साथ में, क्योंकि आजकल ऑनेस्टली घर बनाना वाकई बहुत मुश्किल है। जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा, और आई एम वेरी ग्लैड कि आपने एफडीए सिटी पे बात की। ये इनफैक्ट फैसलाबाद के लोगों को बताने वाली बात है। एफडीए सिटी इट्स अ वंडरफुल प्रोजेक्ट एंड वेरी वाइजली इनिशिएटेड सम 20 years ago, लेकिन उसमें कोई हार्ड लक ये रही कि उसमें इलेक्ट्रिफिकेशन जो है ना, दैट टुक लॉट ऑफ टाइम। वो पिछले कोई 2-3 साल से शुरू हुआ है। अब थैंक गॉड के हमारे जो 18 फीडर हैं फेज 1 के, उसमें से 14 फंक्शनल हैं, तो ये इशू भी रिजॉल्व हो गया। अपार्ट फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी बाकी डेवलपमेंट आप देखें, उसके रोड्स देखें, उसका सीवरेज सिस्टम देखें, वाटर सप्लाई देखें, गैस देखें, मतलब स्टेट ऑफ द आर्ट डेवलपमेंट है। ठीक है। और ऑन द टॉप ऑफ इट ऑल के एक हुकूमत पंजाब ने हमें एडीपी स्कीम दी, ठीक है, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की, वो मुकम्मल हुआ है इसी साल के शुरू में। ओके। सीएम ने उसको इनाग्रेट किया था। वो एक फैसलाबाद के शहरियों के लिए गवर्नमेंट का तोहफा है। बिल्कुल ठीक। वो स्टेट ऑफ द आर्ट कॉम्प्लेक्स है, सारी फैसिलिटीज उसमें, 2 स्विमिंग पूल हैं लेडीज और जेंट्स के लिए ज़्यादा, लाइकवाइज 2 जिम हैं, बैडमिंटन हॉल है, स्नूकर है, टेबल टेनिस है, इंडोर स्पोर्ट्स हैं, और टेनिस कोर्ट्स हैं, बास्केटबॉल है। तो इस लिहाज से भी एफटीए सिटी के ये सारी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी एक्सरसाइज के लिए, फैमिली के लिए, बच्चों के लिए उधर ही मौजूद हैं। और कल हम एक डीपीएस डिविजनल पब्लिक स्कूल का इफ्ताह करने जा रहे हैं, मैडम कमिश्नर इनाग्रेट करेंगे। दैट्स रियली ग्रेट, कांग्रेचुलेशन। थैंक यू। वो उसको 14 अगस्त के हवाले से भी शहरियों के लिए ये गुड न्यूज़ होगी, और फैसला एफडीए सिटी रेजिडेंट्स के लिए तो बहुत बड़ी न्यूज़ होगी। तो कल से इंशाल्लाह उस पर काम शुरू हो जाएगा। फिर हेल्थ फैसिलिटी हमने जगह तो सारे जो सर्विसेज हैं उनके लिए एलोकेट की हुई है। जैसे जैसे पॉपुलेट होता जाएगा एफडीए सिटी, वैसे वैसे साथ साथ फैसिलिटीज भी बढ़ती जाएंगी। मतलब एस्टिमेटेड अगर देखें तो आप क्या समझ रहे हैं कि पूरे प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा, कि लोगों के लिए वहां पर आके आबाद होना और तमाम फैसिलिटीज को एंजॉय करना, ये सब चीजें आप क्या देख रहे हैं कि ये प्रोजेक्ट को मजीद कितना टाइम लग सकता है? प्रोजेक्ट तो मुकम्मल है, ये तो अब डेवलपमेंट चलती रहेंगी साथ। डेवलपमेंट तो हो चुकी है, रोड्स बन चुके हैं, सीवरेज सिस्टम सारा लेड डाउन है, ठीक है, वो ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल है, यही मेजर फैसिलिटीज होती हैं, और पार्क्स हैं, मेन बुलेवार्ड्स हैं, वो सारा वो तो कंप्लीट है, नथिंग पेंडिंग ऑन द पार्ट ऑफ एफडीए नॉन। ओके ओके। वो तो अब जिस तरह से पॉपुलेट होता जाएगा लोग इन फैसिलिटीज को एंजॉय करेंगे। बिल्कुल, और होपफुली के बड़े अच्छा उनका एक्सपीरियंस, लिविंग एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, जो लोग रह रहे हैं दे आर वेरी हैप्पी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एफटीए सिटी के अलावा फैसलाबाद के लिए भी एक मास्टर प्लान बनाया गया था एफटीए की जानिब से चंद साल पहले, और बड़ा ये खबर जो है बड़ा न्यूज़ में रही थी। तो लेकिन उसके बाद ये हमें कोई इसके हवाले से कोई भी खबर सुनने को नहीं मिली, कोई भी इसके हवाले से लाहे अमल हमें दिखाई नहीं दिया। तो वो मास्टर प्लान के हवाले से थोड़ा सा बताइएगा कि वो आप क्या समझ रहे हैं कि कब तक उस पर अमल दरामद होगा, कब तक फैसलाबाद के लिए वो आएगा, या उसमें क्या किस चीज़, कौन सी ऐसी हर्डल्स हैं, या आप क्या समझ रहे हैं कि जिस वजह से पेंडिंग है पूरा प्रोजेक्ट? तो वो मास्टर प्लान अप्रूव हुआ था 2022 के एंड पे, मेरा ख्याल नवंबर या दिसंबर में।
तो उसके बाद फिर कुछ लोगों ने उसको चैलेंज कर दिया हाई कोर्ट में। तो हाई कोर्ट ने अपने सिंगल बेंच ने वो जो मास्टर प्लान स्ट्राइक डाउन कर दिया ऑन द ग्राउंड के EIA एनवायरमेंटल असेसमेंट रिपोर्ट नहीं थी उसमें, तो इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट, वो फिर उन्होंने डायरेक्शन भी दी है कि ये लें, और इस सिंगल ग्राउंड पे उन्होंने फिर स्ट्राइक डाउन किया। तो हम फिर दोबारा उसकी अपील में गए डिवीजन बेंच में। अभी उसकी 2-3 हियरिंग्स हुई हैं, लेकिन फिर वो अब मेरा ख्याल छुट्टियां भी कोर्ट्स को हो जाती हैं, अब जो ही लगती है तो उसकी फाइनल फेयर डिसाइड हो जाएगी। इंशाल्लाह वी आर होपिंग कि फैसलाबाद के लिए जल्द FTA की तरफ से कोई नई आए। इसके अलावा अगर हम फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के हवाले से देखें तो जैसे कि पूरा टाउन प्लानिंग करना और बहुत सारे सिस्टम को आप डिजिटलाइज भी कर रहे हैं, तो इस तरह की और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी जो कि चल रही हैं। तो वो एक्टिविटीज़ क्या हैं, किस तरह से फैसलाबाद के शहरियों के लिए इस चीज़ को मेक श्योर किया जा रहा है कि वो जहाँ पे घर बनाएं वो लीगल भी हो, वहाँ पे हर तरह के स्टैंडर्ड्स को भी मेंटेन रखा जाए, हर तरह की फैसिलिटी भी आपके डोर स्टेप पर आपको मिले। और FTA का इसमें सबसे अहम किरदार होता है। FTA एक बहुत ऑथेंटिक और हमारे लिए मैं समझती हूँ कि एक ब्लेसिंग डिपार्टमेंट है। तो ज़रूर कहीं पे भी इन्वेस्ट करने से पहले थोड़ी सी एफर्ट कीजिए, खुदारा FTA के पास जाइए और जाके अपनी इन्वेस्टमेंट करने से पहले उस पर तसल्ली कीजिए कि वो जगह क्या वाकई ही सरकारी है, कानूनी है, कहीं पे किसी तरह का उसमें कोई इबाहम तो नहीं। तो छोटे छोटे स्टेप करें ताकि आपकी रकम कहीं गलत जगह इन्वेस्ट होने से बच सके। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन राइट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और हमेशा से हमारी कोशिश होती है कि आप तक अवेयरनेस पहुंचाई जाए। अवेयरनेस किसी भी चीज़ से रिलेटेड आगाही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और FTA की क्योंकि हम आज बात कर रहे हैं, हमारा फोकस हाउसिंग सोसाइटीज़ का रुझान बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। हर किसी को उसमें स्टैंडर्ड भी चाहिए होता है, एक स्टैंडर्ड लिविंग स्टाइल चाहिए होता है, उसी के अंदर ढेरों ढेर फैसिलिटीज़ चाहिए होती हैं। लेकिन FTA से रिलेटेड आपके पास जितनी उसके अंदर जितनी वेरिएशंस आ रही हैं, जितनी फैसिलिटीज़ FTA आपको दे रहा है, उन सब से आपका अवेयर रहना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये सोशल मीडिया का इस्तेमाल तो हम करते ही हैं, तो क्या अच्छी बात है कि अब तो हर डिपार्टमेंट के हमें वेब पेजेस भी मिल जाते हैं। जितनी एक्टिविटीज़ वो हो रही होती हैं वो भी हमें कहीं ना कहीं दिखाई दे जाती हैं। तो कहीं पे भी कोई भी काम करने से पहले उसकी रेलिवेंट डिपार्टमेंट के बारे में आगाही लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये अवेयरनेस कैंपेन का जो सिलसिला है, सर आप क्या समझते हैं कि FTA में इस पर कितना फोकस किया जा रहा है? जैसे कि आपने कहा कि सोशल मीडिया के थ्रू तो लोगों तक इस चीज़ को, इस मैसेज को पहुंचाया जा रहा है कि वो यहाँ से आकर पहले इन्वेस्ट करने से पहले पता कर लें। तो इसमें मजीद किस तरह की आप चीज़ों को प्लान कर रहे हैं? सोशल मीडिया का वैसे बड़ा इस्तेमाल आजकल बढ़ गया है, तो ये बड़ा हेल्प आउट करेगा किसी भी डिपार्टमेंट को। FTA को ये किस तरह से मददगार FTA के लिए साबित हो रहा है? जी, अब तो गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत ज़्यादा ये हो गया है, हर ऑफिस के अपने पेजेस बने हुए हैं। हमने भी आते ही सोशल मीडिया पेज बनाया है और फिर वेबसाइट भी बनाई है, अपनी सारी इन्फॉर्मेशन उस पर होती है वन थिंग। और फिर जो हमारी एक्टिविटीज़ होती हैं वो आपके चैनल के थ्रू या लोकल न्यूज़पेपर्स के थ्रू वो भी इसी तरह से मुश्तहर की जाती हैं। तो जिस तरह अभी हमने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया, तो हालांकि उसकी वैसे भी आगाही हो गई थी कदरे, लेकिन वी फेल्ट के, और हमारी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की एक मैनेजमेंट कमेटी बनी हुई है जिसको मैडम कमिश्नर हेड करती हैं। ठीक है, तो उनका भी ख्याल था कि हमें मज़ीद एडवर्टाइज करना चाहिए, तो हमने आपको ऐड दिया है उसमें। वो कितना रोल प्ले करता है, बड़े लोगों के मुझे उस पर फ़ोन आए हैं कि सर आपने पहले बताया ही नहीं, आपने इतनी अच्छी फैसिलिटी बनी है, तो हम भी इसमें इंटरेस्टेड हैं। तो काफ़ी लोगों ने फिर उसके बाद जाके विजिट किया है और दे आर आस्किंग फॉर मेंबरशिप कि हमें भी मिल जाए। तो इस तरह से बाकी भी जो अपार्ट फ्रॉम दिस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हमारी जो है इधर FTA में मेन एक्टिविटीज़ होती हैं, जिस तरह हम डिजिटाइजेशन कर रहे हैं और ये OCC ओनरशिप क्लियरेंस सर्टिफिकेट, इसके लिए हमने पूरा एक वो अवेयरनेस दी थी लोगों की, मीडिया टॉक की, लोगों को बताया। ये हर जो इनिशिएटिव होता है उसको हम कोशिश करते हैं
अच्छा, हम देखते हैं कि कहीं पे भी जब हाउसिंग सोसाइटी बनती है तो उसकी मेन जो सेल परचेज होती है वो डीलर्स हजरात के थ्रू होती है। डीलर्स ही बता रहे होते हैं क्लाइंट को, आने वाले को, कि ये FTA अप्रूव है, ये इसमें सारी फैसिलिटीज मौजूद हैं इसमें। तो इसमें क्या इदारे का ऐसे जितने रियल स्टेट बिजनेस है उसके साथ कितनी एफिलिएशन रहती है, या दीगर सरकारी इदारों के साथ कितनी एफिलिएशन रहती है, ताकि कहीं पे कोई चीज़ मिसकम्युनिकेट ना हो? ये जी दीगर इदारों के साथ भी कम्युनिकेशन और रादर कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है। जिस तरह किसी ने हाउसिंग कॉलोनी अप्रूव करानी है तो उसको कुछ नेसेसरी NOCs लेने होते हैं, जिनमें वासा का NOC होता है, इरिगेशन का NOC होता है, ये फ्लड प्रोन एरिया तो नहीं है। लाइकवाइज फिर रेवेन्यू का NOC होता है, विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन टर्म्स के उसने ओनरशिप डिटर्मिन करनी है, ये बताना है कि इसमें कोई स्टेट लैंड इन्वॉल्व तो नहीं है, या कोई और इशू तो नहीं है, लैंड क्लियर है, इनक्रोच तो नहीं है, सारी चीज़ें। तो ये कोऑर्डिनेशन तो बहुत ज़रूरी है और ये हम लीगली लेते हैं उनसे। फिर हाउसिंग कॉलोनीज जो हैं जब फाइल सबमिट होती है तो इनसे तो इंटरेक्शन रहता है हमारा सारा डेवलपर्स से, पुर्सू करते हैं अपने केसेस, नेसेसरी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। फिर स्टेप बाय स्टेप जो होते हैं 3-4 स्टेप सेंक्शंस की हद तक जाने के लिए पहले PP होता है, फिर LOP अप्रूव होता है, फिर फाइनल सेंक्शन होती है, फिर कुछ ड्यूज होते हैं, सरकारी वाजबात होते हैं जो उनको अदा करना होता है। तो ये सारी चीज़ें साथ चलती हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, और शहरी अगर अपनी पर्सनली कंप्लेन आप तक पहुंचाना चाहें, एक तो आपने हेल्पलाइन बता दी है कि FDA की तरफ से जो है वो हेल्पलाइन भी मौजूद है 1273, तो उस पर भी कंप्लेन कर सकते हैं। तो एक कंप्लेन ऑन एन एवरेज अगर हम देखें तो डेली रूटीन पे कोई कंप्लेन फाइल हो रही होती है, आप समझ रहे हैं कि शिकायत का सिलसिला थोड़ा कम हुआ है क्योंकि ज़्यादा FTA इन्वॉल्व हो गया इस तरह की एक्टिविटीज़ में कि रोकथाम करनी, और बहुत सारी जगह पे वो खुद से इस तरह के रूल्स बना रहा है कि लोगों के लिए तक कहीं परेशानी ना हो? अच्छा, शिकायत 2-3 तरह की हैं। एक तो है ज़्यादातर हमें जो शिकायत आती हैं वो चीटिंग की आती हैं, जी हमारे पैसे डूब गए, हमने फलां सोसाइटी में इन्वेस्ट किया था, हालांकि डायरेक्टली हम इससे लिंक नहीं होते, सेल परचेज से FDA का कोई ताल्लुक नहीं होता। हाँ, हम रेगुलेटर हैं। अगर एक हाउसिंग कॉलोनी है, उसने लेआउट प्लान अप्रूव कर लिया, वो जो अप्रूव्ड प्लान है अगर उसको वायलेट करता है, से मैं एग्जांपल देता हूँ, इधर उसने पार्क के लोगों के लिए ये समझना जरूरी है कि इदारे की एक्चुअल उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उनकी वो क्या फैसिलिटीज दे रहे हैं। ये नहीं कि आपने गलत इन्वेस्टमेंट की तो अब FDA को उठा के फोन कर दें कि हमने तो फलां जगह पे इन्वेस्टमेंट की थी। ये वो चीज़ है जिसको हम डिटेल में जितना इस पे बात करें उतना कम है, क्योंकि प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। तो सर आपका बहुत शुक्रिया, हमने बड़ा कोशिश की कि लोगों तक आपका मैसेज पहुंचा सकें, उनको ये समझा सकें कि इन्वेस्टमेंट करने से पहले किसी भी चीज़ के बारे में रिसर्च करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वंस अगेन थैंक यू सो मच, आप प्रोग्राम का हिस्सा बने, और तमाम देखने वालों के लिए दुआ है कि अल्लाह ताला आपके लिए बहुत सारी आसानियां पैदा करे। जैसे कि आज रात 12 बजे के बाद पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से जो है वो बड़ी सख्ती बढ़ जाएगी, तो जश्न आज़ादी को मनाते हुए किसी भी तरह की एक्टिविटी को प्लान करते हुए ये ज़रूर सोचिएगा कि आपकी किसी एक्टिविटी से किसी और का नुकसान ना हो। अल्लाह ताला आप सबके लिए आसानियां पैदा करे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह के बाद।